तो यार हमें एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे एक हाई स्कूल स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि बेहोशी की हालत से उठता है और वो यार एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। उसके सामने यहाँ पे एक लड़का होता है और उसने अपनी आंखों पे पट्टी टाइप बांध रखी होती है और ये पूरा का पूरा कमरा तलिस्मन से भरा होता है। उस आदमी का नाम होता है साटोरू गोजो और स्टूडेंट का नाम होता है भाई यूजी इटाडोरी। वो स्टूडेंट से पूछता है कि तो तुम कौन हो, अभी बताओ मुझे। यूजी को याद आता है कि वो किसी फुशिगो नाम के बंदे से मिला था और साथ ही साथ उसके सेनपाई भी गायब है। वो उनके बारे में पूछने लग जाता है तो गोजो यूजी को बोलता है कि मेरे ख्याल से अभी तुम्हें उनके बारे में नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। यहाँ पे हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है और यूजी सुगिसावा हॉस्पिटल में कॉल करता है अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उसके ग्रैंडफादर यही कहते हैं कि यूजी को अपने क्लब में जाना चाहिए और यहाँ पे मेरे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पे उससे भी पिछली रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक स्टूडेंट होता है जो कि जुजुत्सु टेक से होता है। उसका नाम होता है मेगुमी फुशिगुरो। वो यहाँ पे सुगिसावा हाई स्कूल में आता है और वो दरअसल यहाँ पे एक शार्पेट चीज ढूंढ रहा होता है। जो जगह उसको बताई गई होती है, जब वो वहाँ पे पहुंचता है उसे वो चीज वहाँ पे मिलती नहीं है। तो वो साटोरू गोजो को फोन मिलाता है और बताता है कि वो चीज यहाँ पे नहीं है। फुशिगुरो को यही कहा जाता है कि जब तक तुम्हें वो चीज नहीं मिल जाती तो तुम वापस मत आना, ठीक है ना। दूसरी ओर हमें यहाँ पे यूजी के क्लब का सीन दिखाया जाता है और इधर इगुची और सासाकी बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आता है और वो कहता है कि अब तुम्हारे ये जो ऑकर्ड क्लब है ना, ये बंद कर दिया जाएगा क्योंकि तुम कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम काम धंधा कर रहे हैं और हमने एक रिसर्च भी की है। आपने कभी सोचा है कि जो हमारे स्कूल की रग्बी फील्ड है वहां पे खेलने वाले इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बीमार क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वहां पे भूतों का साया है और उसकी वजह से ही वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो तुम बकवास कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उनकी तबीयत खराब टेक्स की वजह से हुई थी, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। इसके अलावा यूजी पहले से ही ट्रैक एंड फील्ड टीम के क्लब में जा चुका है, ना कि ऑकल्ट क्लब में। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि एक ग्रुप में भाई 3 मेंबर्स होने चाहिए और अब यूजी तुम्हारी टीम में नहीं है तो तुम 2 ही बचे। इस वजह से अब तुम्हारा क्लब बंद कर दिया जाएगा, तो इस कमरे को खाली करके निकल लो। तब यहाँ पे भाई टीम का कोच आ जाता है और वो बताता है कि भाई उसी ने यहाँ पे यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में ऑकर्ड क्लब का नाम काट के ट्रैक एंड फील्ड टीम का नाम लिख दिया था, जिससे कि वो ट्रैक एंड फील्ड टीम को ज्वाइन कर ले। और वो कहता है यूजी प्लीज मेरे साथ चलो और हम नेशनल्स में कमाल करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे भाई यूजी का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि ये एक कॉम्पिटिशन करेंगे, जो जीतेगा उसकी ही बात मानी जाएगी। यहाँ पे जुजुत्सु टेक का वो स्टूडेंट भी भेस बदल के घूम रहा होता है उस शापित चीज को ढूंढने के लिए। तभी वो देखता है कि भाई इधर यूजी होता है और ये यहाँ पे शॉर्ट पुटिंग कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं और यूजी आसानी से भाई शॉर्ट पुट को बेसबॉल की तरह भाई बहुत दूर फेंक देता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ देता है, जिससे उसको ये फैसला करने का हक मिल जाता है कि वो ऑकल्ट क्लब में रह सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे उसको कोई काम नहीं करना पड़ता और वो 5 बजे तक आराम से फ्री होकर घर चला जाता है, मजे उड़ाता है। तो यार ये भी ठीक ही है। सासाकी और इगुची यूजी को कहते हैं कि देखो अगर तुम हमारे क्लब में रहना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम स्पोर्ट्स में यार काफी अच्छे हो, तो वहीं पे रह सकते हो। तो यार यूजी को नहीं जाना होता स्पोर्ट्स में, उसे यहीं पे रहना होता है जिससे कि वो मजे उड़ा सके। मेगुमी जब यूजी की परफॉर्मेंस को देखता है तो वो काफी इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है यार मतलब इसने किसी भी पावर के इस्तेमाल के बिना ही इतना कमाल का शॉट लगाया, मेरे ख्याल से ये तो जुजुत्सु टेक के अपर क्लासमैन माकी जेनिन की तरह हो सकता है। जब यूजी इधर मेगुमी के सामने से जाता है तो मेगुमी को यहाँ पे एक एहसास होता है कि यूजी के पास ही वो शापित चीज है। लेकिन इससे पहले कि मेगुमी उसको रोक सके, भाई यूजी तो यहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। वो जल्दी से भागता हुआ हॉस्पिटल में जाता है अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। यहाँ पे यूजी के ग्रैंडफादर यही कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपने क्लब पे ध्यान दो, तुम्हें मेरे पास आके अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो यूजी को उसके पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है, लेकिन भाई यूजी का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। जब ये लोग यहाँ पे बहस कर रहे होते हैं तो यूजी का ग्रैंडफादर यूजी को यही कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें इस ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। अब मुझे देखो, यहाँ पे मैं अकेला मरूंगा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब तुम मरो तो तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हो। जिसके बाद भाई यूजी के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। यूजी इधर मौन करता है और अपने सामान वगैरह पैक कर लेता है। वो लॉबी में पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए जाता है। तभी यहाँ पे साइड से भाई मेगुमी आ जाता है यूजी को ढूंढते ढूंढते और वो अपना नाम वगैरह बताता है। यूजी कहता है कि भाई मैं मौन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। तो मेगुमी कहता है देखो बस मेरे को वो शापित चीज चाहिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है जो कि तुम लोगों के पास है। और फाइनली यहाँ पे मेगुमी इन श्रापों का सच बताता है। ये श्राप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। वो शापित चीज जो कि यूजी को मिली थी वो भी कुछ इसी प्रकार है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि जिस तलिस्मन से उस चीज को सील किया गया था वो अब कमजोर होती जा रही है और वो श्राप कभी भी आजाद हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बॉक्स तुम मुझे दे दो। तो यहाँ पे यूजी वो बॉक्स मेगुमी को दे देता है और मेगुमी देखता है कि भाई ये बॉक्स यहाँ पे खाली होता है। तो यूजी यही बताता है कि इसके अंदर वाली चीज बाकी ऑकट मेंबर्स के पास है, क्योंकि आज उन्होंने प्लान किया था कि वो रात में स्कूल में
इसको खोलने वाले हैं। तो ये सुनकर भाई मेगुमी शॉक हो जाता है और वो यूजी को कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे दोस्त कितने बड़े खतरे में है। तो यूजी कहता है ये बुरा है क्या? तो मेगुमी कहता है हाँ, बुरे से भी बुरा है, तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे। दूसरी ओर हमें यहाँ पे सुगिसावा हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई रात में सासाकी और इगुची एक रूम में उस सील को ओपन करने के लिए तैयार होते हैं और इन्होंने लाइट वाइट बंद कर रखी होती है, ये कह के कि इस चीज से इनको अच्छा खासा एटमॉस्फेयर मिलेगा। जब ये उस सील को ओपन कर लेते हैं तो उसके अंदर से एक उंगली निकलती है और तभी वो जो कैंडल इनकी टेबल पर रखी हुई थी वो बुझ जाती है और ऊपर से वो मॉन्स्टर्स आने शुरू हो जाते हैं और इनको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता। जब यहाँ पे यूजी और मेगुमी स्कूल में आते हैं तो यूजी को महसूस होता है कि यहाँ पे एक काफी अजीब सा प्रेशर फील हो रहा है। मेगुमी यूजी को पीछे ही रोक देता है, लेकिन यूजी यही कहता है कि मैं भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए मदद करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी भाई मेगुमी यूजी को यही कहता है कि तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए और वो आगे चला जाता है। यहाँ पे सासाकी छुपी हुई होती है और वो देखती है कि मॉन्स्टर इधर घूम रहा होता है 4th फ्लोर के हॉल्स में। तभी पीछे से इगुची आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई उसके सर पे भी एक मॉन्स्टर सवार होता है। इससे बड़ा वाला मॉन्स्टर भी पीछे से आके सासाकी के ऊपर अटैक कर देता है। मेगुमी तभी बिल्डिंग के अंदर आता है और उसके सामने भी यहाँ पे और मॉन्स्टर्स आते हैं और वो आसानी से अपने जुजुत्सु का इस्तेमाल करके उनको हरा देता है। इधर मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स को समन करता है और कहता है कि चलो फिर अब तुम दुश्मनों को खा सकते हो। यहाँ पे यूजी बाहर खड़ा होता है और वो ये सोचता है कि यार मतलब वो इतना हिचकिचा क्यों रहा है। उसे ये महसूस होता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी तब उसको कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे काफी बुरा लग रहा था। तो इस मौत में और मेरे ग्रैंडफादर की मौत में क्या डिफरेंस है? तभी उसको अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा होता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करना, फिर से तुम एक ही इंसान को बचा सको लेकिन बचाना। यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर भाई ये मॉन्स्टर्स बढ़ते जाते हैं और मेगुमी और उसके डिवाइन डॉग्स सारे के सारे मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। जब ये एक कोने के पास आता है तो ये देखते हैं कि भाई बचे हुए सारे के सारे मॉन्स्टर भाई एकजुट हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाते हैं जिससे कि वो दोनों स्टूडेंट्स को निगल सके, साथ ही साथ उस शापित चीज को भी, जो कि होती है वो उंगली। मेगुमी को पता होता है कि यार वो उनको बचा नहीं सकता तभी, लेकिन भाई यूजी इतना ऊंचा कूदता है और वो 4th फ्लोर की विंडो से कूद के अंदर आ जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे ग्रैंडफादर शांति से मरे थे, लेकिन इस तरीके की मौत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तो बहुत गलत रहेगा। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स को बचा लेता है, जिसके बाद मेगुमी के डॉग उस मॉन्स्टर को खाने लग जाते हैं और हरा देते हैं। यहाँ पे मेगुमी यूजी की काफी तारीफ करता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें डर लगना चाहिए था, लेकिन चलो अच्छा है, तुमने काफी अच्छा काम किया। यहाँ पे यूजी पूछता है कि ये डॉग्स कैसे हैं, तो मेगुमी कहते हैं वाह तुम इनको देख सकते हो। ऐसा अक्सर तभी होता है जब कोई इंसान मरने वाला होता है या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में ही होता है ये सब। ये है मेरे शिकिगामी। यूजी बताता है कि हाँ मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं अपने दोस्तों को भी बचाना चाहता था, इस वजह से मेरे अंदर काफी ताकत आई। यहाँ पे मेगुमी भाई यूजी को बताता है कि ये मॉन्स्टर उस उंगली को खाना चाहता था जिससे कि उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाए। ऐसी शापित चीजों को तभी खाया जाता है जब किसी मॉन्स्टर को अपनी ताकत बढ़ानी होती है। यहाँ पे जब मेगुमी यूजी से वो रियोमेन सुकुना की फिंगर मांगने वाला होता है तभी ऊपर से भाई एक और मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन उससे पहले भाई मेगुमी इधर यूजी को पीछे ढकेल देता है और कहते हैं यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पे मेगुमी अपना एक और शिकिगामी न्यू को बुलाने वाला होता है, लेकिन तभी भाई वो मॉन्स्टर मेगुमी के ऊपर हमला करके उसे रोक देता है और उसे इधर उधर दीवारों में मारने लग जाता है। ज्यादा चोट लगने की वजह से भाई मेगुमी के डॉग्स भी गायब होने लग जाते हैं और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर मेगुमी को मारे तभी भाई यूजी भी आ जाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है, क्योंकि उसके पास अपने आप में काफी अलग स्किल्स होते हैं। लेकिन मेगुमी को ये पता होता है कि यूजी बिना किसी शापित एनर्जी के उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता। जब यहाँ पे यूजी हारने लग जाता है तो भाई उसके हाथ से वो उंगली छूट जाती है और वो उस मॉन्स्टर के मुंह में गिरने वाली होती है, लेकिन भाई यूजी जल्दी से उस उंगली को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसको मेगुमी की बात याद आती है कि भाई ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट खाने से कोई भी जीव ताकतवर बन सकता है। तो वो यही सोच के भाई उस उंगली को निगल जाता है जिससे कि वो सबको बचा सके, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। मेगुमी यही कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसको खाने के बाद ये जिंदा बच जाए, इसने ये बहुत गलत किया, लेकिन लाखों में एक चांस है कि इसको ताकत मिल सकती है। तो यहाँ पे फाइनली भाई रियोमेन सुकुना की ताकत यूजी के अंदर आ जाती है और वो आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। तो मेगुमी इधर ये देख के समझ जाता है कि ये तो भाई और भी ज्यादा बुरा हो गया। रियोमेन सुकुना आखिरकार फिर से इस दुनिया में वापस आ चुका है और वो फिर से पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहेगा। इधर सुकुना कहता है कि क्या बात है, ये दौर तो सच में कमाल है, यहाँ पे लोगों को मारने का अलग ही मजा आएगा। लेकिन तभी यूजी अपनी बॉडी पे फिर से कंट्रोल कर लेता है और वो कहता है तुम क्या कर रहे हो मेरी बॉडी में, निकलो मेरी बॉडी से बाहर, और वो सुकुनो को सप्रेस करने लग जाता है। लेकिन तभी मेगुमी अपने शिकिगामी को बुलाने लग जाता है और वो कहता है कि यूजी अब तुम कोई इंसान नहीं रहे, तुम्हें एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा
जैसे एक कर्स को किया जाता है। लेकिन यहाँ पे यूजी अपना हाथ खड़ा करता है ये बताने के लिए कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। वो कहता है कि हम दोनों को ही अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। तो यहाँ पे मेगुमी मन में यही सोचता है कि क्या ये सच में यूजी ही है या फिर सुकुना उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ फैसला ले पाए तभी मेगुमी का सेंसाई साटोरू गोजो इधर आ जाता है। मेगुमी इधर अपने टीचर को देख के शॉक हो जाता है और गोजो कहता है कि देखो मैंने अपने बड़े बूढ़ों से बात की है और तुमको तो पता ही है कि वो इस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को लेकर कितना ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम इस लड़के को डायरेक्ट मार दें। तो इसलिए आते वक्त मैंने कुछ सोवेनिर्स भी ले लिए और सोचा कि मैं तुम्हारी प्रोग्रेस भी देख लूं कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे यूजी बताता है कि भाई उसने वो उंगली खा ली है और गोजो कहता है क्या सच में। इधर वो यूजी के पास आता है और उसको ध्यान से देखता है और कहता है कि मतलब सच में कमाल है, इसका मतलब तुम पूरी तरह से सुकुना के साथ कंबाइन हो चुके हो। वाह, तो चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो तो बस 10 सेकंड के लिए उसको अपने ऊपर हावी होने दो और उसके बाद फिर से अपने रूप में वापस आ जाना। और भाई इधर मेगुमी ने गोजो का कीकू फूकू पकड़ रखा होता है जो कि एक सेंडाई स्पेशलिटी है यार। अब ये सारे जापानीज डिशेज और खाने की चीजें और हमें तो इसके बारे में घंटा कुछ नहीं पता। इधर भाई मेगुमी तो आराम से पीछे बैठा होता है और यूजी फाइनली सुकुना को अपनी बॉडी पे कंट्रोल दे देता है। यहाँ पे सुकुना गोजो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और गोजो आसानी से उसके सारे अटैक से बच जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा फुर्तीला होता है। अब क्योंकि भाई मेगुमी उसको देख रहा होता है तो गोजो यही कहता है कि अब मेरा स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो मेरे को थोड़ा तो शो ऑफ करना ही पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे वो सुकुना के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और सुकुना भी इधर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हर दौर के जुजुत्सु सॉर्सरर्स नाक में दम ही कर देते हैं। वो यहाँ पे इस लड़ाई को खत्म करने वाला होता है और गोजो आसानी से उसके अटैक को पलटा देता है। यहाँ पे 10 सेकंड्स होने वाले होते हैं और गोजो गिनता है 8, 9 और 10 और इसके बाद भाई यूजी अपनी बॉडी पे फिर से कंट्रोल कर लेता है। गोजो इसको देख के इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है सच में तुम इसका मतलब सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। और वो इधर भाई यूजी को बेहोश कर देता है और मेगुमी से कहता है कि अब देखते हैं जब ये होश में आएगा तब अगर हमारे सामने यूजी आया तो कुछ बात बन सकती है और ये हमारे काफी काम आ सकता है, लेकिन अगर सुकुना आया तो फिर कुछ नहीं कह सकते। मेगुमी को पता होता है कि जुजुत्सु के रूल्स के हिसाब से हमें यूजी को मारना होगा लेकिन वो नहीं चाहता कि यूजी को मारा जाए। वो गोजो से कहते हैं तो क्या प्लीज आप ऐसा होने से रोक सकते हैं? तो गोजो भी यही कहता है अरे मतलब मेरा प्यारा डिसेबल मेरे से पहली बार कुछ मांग रहा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है फिर। तो यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है, उसी कमरे का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरे सील से भरा हुआ होता है और जहाँ पे यूजी भाई एक चेयर से बंधा हुआ होता है। गोजो बताता है कि जुजुत्सु के बड़े बूढ़ों ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें मार डाले, लेकिन मैंने किसी तरह तुम्हें थोड़े समय की तसल्ली दिला दी है। हम तुम्हें मारेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। गोजो बताता है कि यूजी इन लोगों के काफी ज्यादा काम आ सकता है। अब क्योंकि यूजी ने सुकुना की एक उंगली खाई थी और उसके बाद भी वो उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है जो कि एक तरीके से नामुमकिन था और पिछले 1000 सालों में ऐसा कोई नहीं कर पाया है। तो अब ये सब लोग ये चाहते हैं कि भाई यूजी सुकुना की 20 उंगलियां खा जाए। तो यूजी कहता है अच्छा मतलब 10 हाथ की और 10 पैरों की। तो भाई गोजो यही बताता है कि सुकुना के 4 हाथ थे तो उसके 4 हाथों की 20 उंगलियां खानी होंगी उसको और इससे जुजुत्सु टेक का काफी ज्यादा फायदा होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई भी मॉन्स्टर या फिर इंसान किसी कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खाता है तो उस इंसान को मारने के बाद वो कर्स भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे गोजो भाई उस फिंगर के ऊपर हमला भी करके दिखाता है और उस फिंगर को कुछ भी नहीं होता। तो वो ये कहता है कि हम इसको तबाह नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम इन सारी फिंगर्स को खा जाओगे और हम तुम्हें मार डालेंगे तो ये श्राप भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद भाई यूजी सासकी और इगुची से मिलने जाता है हॉस्पिटल में और सासकी यही कहती है कि ये सारी की सारी गलती मेरी है। भले डॉक्टर्स को लगता है कि इगुची बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी अभी तक उसको होश नहीं आया है। लेकिन यूजी बताता है कि ऐसा नहीं है, जो चीज तुम्हारे पास थी वो एक तरीके से श्रापित थी और मेरी गलती है कि मैंने तुम लोगों को वो चीज दी। चिंता मत करो, थोड़े टाइम में यहाँ पे एक सॉर्सरर आएगा और इगुची को हील कर देगा। यूजी इधर से चला जाता है और वो बाहर जाके गोजो से मिलता है और वो अपने फैसले के बारे में बात करता है। वो गोजो से पूछता है कि मतलब जितने भी ये श्राप होते हैं उनकी वजह से कई लोग मारे जाते होंगे, है ना? तो गोजो यही बताता है कि वैसे देखा जाए तो एक श्राप का सामना करने के बाद अगर एक इंसान को नॉर्मल डेथ मिल रही है तो एक तरीके से वो काफी ज्यादा लकी है। इधर भाई यूजी अपने ग्रैंडफादर की एशेज इकट्ठा करता है और वो यहाँ पे ये फैसला करता है कि ठीक है वो गोजो और जुजुत्सु टेक का साथ देगा और इधर वो दूसरी उंगली भी निकल जाता है। यहाँ पे गोजो इंतजार कर रहा होता है कि अब क्या होता है, लेकिन थोड़ी दिक्कतों के बाद इधर यूजी फिर से सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और वो यही कहता है कि मतलब कितना घटिया टेस्ट है इसका। और वो ये साबित करके दिखाया जाता है कि उसके पास ये टैलेंट है कि वो आसानी से सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। और भाई जुजुत्सु की दुनिया में 1000 सालों से ऐसा कुछ नहीं हो पाया था और फाइनली अब यूजी वो इंसान है जो कि ऐसा कुछ कर सकता है। यहाँ पे यूजी मरना नहीं चाहता और वो
ये फैसला करता है कि ठीक है वो सारे के सारे श्रापों से लड़ने में इनकी मदद करेगा और सुकुना की सारी उंगलियों को खा जाएगा। इस फैसले के बाद गोजो यूजी से ये कहता है कि तुम अपने बैग वैग पैक कर लो, और जब यूजी पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तभी भाई सामने से मेगुमी आ जाता है और उसको भी काफी चोट वोट लगी होती है, बट वो अब ठीक हो चुका होता है थोड़ा, और वो यही कहते हैं कि अब हम लोग अब टोक्यो जा रहे हैं। इधर यूजी अपने ग्रैंडफादर को अलविदा कहता है और वो गोजो के साथ टोक्यो के माउंटेन्स पे जाता है, जहाँ पे टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल स्कूल होता है, और ये इनके देश में सिर्फ ऐसे 2 ही स्कूल्स हैं। भले ही जुजुत्सु टेक ने यहाँ पे एक तरीके से भेस बदल रखा है और ये एक रिलीजियस प्राइवेट स्कूल की तरह एक्ट करता है, लेकिन जुजुत्सु कम्युनिटी में इसका काफी बड़ा रोल है। यहाँ तक कि इधर जुजुत्सु सॉर्सरर्स जब ग्रेजुएट भी हो जाते हैं तब भी यहाँ पे वो अपना काम करते हैं। लेकिन इससे पहले कि यूजी का इस स्कूल में एडमिशन हो, उसे प्रिंसिपल को एक इंटरव्यू देना होगा, और वो प्रिंसिपल ही डिसाइड करेगा कि यूजी को जीने का मौका दिया जाए या फिर उसको अभी के अभी मार दिया जाए। तो यहाँ पे यूजी थोड़ा निराश हो जाता है कि इधर गोजो की नहीं चलेगी बल्कि प्रिंसिपल की चलेगी। तभी सुकुना भाई यूजी के गाल पे एक मुंह बना लेता है और वो गोजो को धमकी देता है कि देखो बेटा, एक बार मैं इस लड़के की बॉडी पे कब्जा कर लूं ना, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। तो गोजो कहता है क्या बात है, मतलब ये तो मेरे लिए काफी नाज की बात होगी कि मैं सुकुना का टारगेट बन रहा हूँ। तो यूजी यहाँ पे सुकुना के बारे में पूछता है और गोजो यही बताता है कि सुकुना मतलब काफी ज्यादा ताकतवर कर्स था और उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। वो एक तरीके से सारे के सारे श्रापों का राजा था। तो यहाँ पे यूजी गोजो से यही पूछता है कि अच्छा, अगर तुम दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो तुम में से ताकतवर कौन है, जीतेगा कौन? तो गोजो कहता है मैं ही जीतूंगा, और कौन जीतेगा। ये लोग यहाँ पे प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाते हैं और इधर इन्हें मासामिची यागा मिलता है, जो कि यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे पपेट्स बना रहा होता है। यूजी अपना नाम वाम बताता है और यागा कहता है कि अच्छा, तो तुम जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करना चाहते हो, है ना? लेकिन क्यों? तो यूजी बताता है कि क्योंकि वो जुजुत्सु सीखना चाहता है। तो प्रिंसिपल यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम गहराई से सोच के बताओ, असलियत में तुम क्या चाहते हो। तो यूजी कहता है कि वो लोगों की मदद करना चाहता है क्योंकि ये किसी की अंतिम इच्छा थी, और यहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर की बात कर रहा होता है। यूजी के इस आंसर से भाई यागा बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता और वो कहता है ठीक है फिर। यहाँ पे वो अपने एक पपेट को भेजता है भाई, और वो पपेट तो यूजी के ऊपर अटैक ही करने लग जाता है। और यागा कहता है कि जब तक मेरे को तुम्हारे मुंह से एक सही आंसर नहीं मिलता तब तक तुम ऐसे ही पिटते रहोगे। यागा बताता है कि ये एक काफी ज्यादा खतरनाक काम है और इसके लिए तुम्हें अंदर से मोटिवेशन लानी होगी और थोड़ा सा पागल भी होना होगा। तो ये काम तुम किसी और के कहने पे नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम ये भी कहते कि तुम जल्दी मरना नहीं चाहते तो भी मैं एक बार को सोचता, लेकिन नहीं, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो तुम किसी और के कहने पे कर सको। इसके लिए तुम्हें खुद अंदर से राजी होना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, अगर तुम ये सारे श्रापित उंगलियों को खाने के बाद मर जाओगे तो इसका भी इल्जाम तुम अपने ग्रैंडफादर पे लगाओगे, हाँ, और ये श्राप उनको दोगे। इससे भाई यूजी को रियलाइज होता है कि वो खुद असलियत में क्या चाहता है। यहाँ पे यागा का पपेट फिर से भाई यूजी के ऊपर अटैक करना शुरू करता है और यागा फिर से पूछता है कि बताओ फिर यूजी, तुम जुजुत्सु टेक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो यूजी यही बताता है कि बचपन से ही वो स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छा था और बहुत चीजों में अच्छा था, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं थी कि जो सिर्फ वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सुकुना को सिर्फ वो ही रोक सकता है और कोई नहीं। यहाँ पे यूजी उस डॉल को पकड़ लेता है और कहता है कि अभी पता नहीं वो उंगलियां कहाँ पे होंगी और उसकी वजह से कई लोग जूझ रहे होंगे। अगर वो अभी मर जाएगा तो उसको काफी ज्यादा अफसोस होगा। इससे बेहतर यही रहेगा कि मैं खुद इस किस्से को खत्म करूं। तो यहाँ पे भाई यागा यूजी के इस आंसर से सेटिस्फाई हो जाता है और वो कहता है ठीक है फिर गोजो, इसको इसका कमरा दिखा दो। यहाँ पे गोजो यूजी को उसके रूम में ले आता है और उससे पूछते हैं कि तुम लड़ने के लिए तैयार हो क्या? वो बताता है कि अब क्योंकि तुमने उसकी एक उंगली निगल ली है तो एक तरीके से तुम हमारे रेडार बन चुके हो और तुम ही आसानी से उन बाकी बची हुई उंगलियों को पता लगा सकते हो, क्योंकि उनको ढूंढना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। ये इतना भी आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि अब तुम्हारे अंदर उसका एक पार्ट है तो तुम आसानी से उसको लोकेट कर सकते हो। जब ये लोग अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो साइड वाले रूम में भाई मेगुमी होता है और वो कहता है वाह, मतलब इतना बड़ा स्कूल है और तुम्हें मेरे साइड वाले कमरा मिला के इसको देने के लिए। गोजो कहता है क्या बात है, हम तीनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। अब चलो फिर, अब हमें कल मोरिओका स्टेशन जाना है और वहां जाके हमारे तीसरे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को उठाना है जो कि है नोबारा कोगिसाकी। और यहाँ पे हमें नोबारा का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई अपने होम टाउन को छोड़ के जा रही होती है और वो यहाँ पे अपनी एक फ्रेंड साओरी को याद करती है। ये हमेशा से उसका सपना था कि वो टोक्यो जाए। यहाँ पे हारुजुकु ट्रेन स्टेशन के बाहर यूजी और मेगुमी होते हैं और वो उस नई स्टूडेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। यूजी सोचता है कि मतलब इनकी क्लास इतनी छोटी सी क्यों है, मतलब सिर्फ 3 ही फर्स्ट ईयर के मेंबर्स हैं इस स्कूल में। तो मेगुमी यूजी को यही बताता है कि तुमने आज तक कभी किसी ऐसे सॉर्सरर को देखा नहीं होगा, मतलब तुम खुद सोचो कितने लोग ऐसे कर्सेस को देख सकते हैं, बहुत कम लोग हैं, है ना। और वैसे भी इससे पहले जुजुत्सु टेक में नए स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाता था, अभी हाल ही में ये प्रोसेस शुरू किया गया है जिससे हम नए स्टूडेंट्स को एक्वायर कर सके। इधर गोजो आता है और वो कहता है क्या बात है यूजी, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो काफी कमाल की लग रही है,
और वैसे मैं बता दूं कि मैंने ही तुम्हारे लिए एक कस्टम ऑर्डर दिया था, इस वजह से तुम्हारी यूनिफॉर्म में एक हुड भी है। अब क्योंकि नोबारा चाहती थी कि ये सब के सब हारुजुकु स्टेशन पे मिले, तो ये सब यहीं पे वेट कर रहे होते हैं, और जब वो इधर पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पे एक आदमी होता है और वो मॉडल्स ढूंढ रहा होता है। ये देख के नोबारा को गुस्सा आता है और वो उसके पास जाती है और कहती है, लो मेरा इंटरव्यू लो, क्यों मैं अच्छी नहीं लगी तुमको, मैं मॉडल के लिए कैसे रहूंगी। तो वो यहाँ से बेचारा भागने लग जाता है और गोजो नोबारा को अपने पास बुलाता है। वो कहती है, अरे ये आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी भाई तुमने। यहाँ पे वो एक कॉइन लॉकर में अपनी सारी की सारी चीजें रख देती है और अपना नाम बताती है कि उसका नाम है नोबारा कोकिसाकी। और वो ये भी कहती है कि तुम लड़कों को तो नाज होना चाहिए कि तुम्हारे ग्रुप में एक लड़की आ गई है, हाँ वो भी मुझ जैसी एक लड़की। यहाँ पे यूजी और मेगुमी अपना नाम बताते हैं, लेकिन नोबारा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इन दोनों से। और गोजो ये कहते हैं कि चलो चलते हैं और एक टूर करके आते हैं, क्योंकि हम पहली बार मिले हैं। यहाँ पे नोबारा और यूजी दोनों के दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये सोचते पता नहीं कहाँ पे जाएंगे, लेकिन गोजो यही कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो, रोपोंगी चलते हैं। और जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो इधर एक पुरानी बिल्डिंग होती है जिसके पास ही यहाँ पे एक कब्रिस्तान भी होता है, और इन्हें बताया जाता है कि इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ कर्सेस ने कब्जा कर लिया है। मेगुमी यही बताता है कि कैसे मतलब आसपास कब्रिस्तान होने की वजह से इस बिल्डिंग के ऊपर बुरा असर पड़ा है और आसानी से कर्सेस ऐसी जगहों पे कब्जा कर लेते हैं। नोबारा कहती है, रुको रुको रुको, मतलब एक जुजुत्सु स्टूडेंट को तो इन सब चीजों के बारे में पहले से पता होना चाहिए ना, तुम फिर से क्यों बता रहे हो। तो ये लोग नोबारा को बताते हैं कि यूजी ने किसी तरह सुकुना की फिंगर निगल ली थी और इसी वजह से उसको ये ताकत मिली है और उसे ज्यादा चीजें पता भी नहीं है अभी। तो भाई ये सुन के नोबारा को घिन आती है और वो कहती, क्या तुमने उस चीज को निगल लिया, एक कर्स ऑब्जेक्ट को। गोजो बताता है कि ये एक फील्ड टेस्ट है नोबारा और यूजी के लिए। यूजी कहता है कि किसी भी कर्स को मारने के लिए एक कर्स की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो गोजो कहता है, चिंता मत करो, अब तुमने एक सुकुना की फिंगर निगल ली है तो तुम भी आधे कर्स तो बन ही चुके हो, बाकी मैं तुम्हें एक हथियार दे देता हूँ। यहाँ पे वो उसे एक नाइफ देता है जो कि स्लॉटर डीमन के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर कर्स्ड एनर्जी होती है। गोजो यूजी से भी कहता है कि तुम कोशिश करना कि सुकुना की पावर का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम आसानी से कर्सेस को हरा तो दोगे, लेकिन उसके चलते तुम नोबारा को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों को यही टास्क दिया जाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी कर्स हैं उनको खत्म करना है, और यूजी और नोबारा दोनों साथ अंदर जाते हैं। मेगुमी को भी अंदर जाना होता है, लेकिन गोजो उसे रोक देता है और यही कहता है कि ये टेस्ट नोबारा के लिए है, हमें उसे टेस्ट करना है। यहाँ पे ये दोनों के दोनों ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन नोबारा यूजी से यही कहती है कि तुम नीचे जाके शुरू करो और मैं ऊपर से शुरुआत करती हूँ, इससे हमारा समय बचेगा। यूजी इसके लिए मना करता है, लेकिन नोबारा उसकी बात नहीं सुनती और अपनी ही चलाती है और उसे लात वात मार के पीछे ढकेल देती है और ऊपर चली जाती है। यहाँ पे भाई यूजी तो कंफ्यूज हो जाता है इसके एटीट्यूड से, और तभी ऊपर से भाई एक कर्स स्पिरिट आ जाता है। और यहाँ पे भाई यूजी के रिफ्लेक्सेस इतने कमाल के होते हैं कि वो जल्दी से अपने कर्स टूल का इस्तेमाल करके उस कर्स की ऐसी की तैसी कर देता है। गोजो कहता है कि सच में यार यूजी थोड़ा सा पागल तो है ही, क्योंकि जब वो पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट था तब भी वो मॉन्स्टर से लड़ने में बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं, जबकि उसके पास कोई पावर भी नहीं थी। एक कमाल का जादूगर बनने के लिए थोड़ा पागलपन भी जरूरी होता है, जिस वजह से बुरे से बुरे कर्सेस से लड़ा जा सके। और इस फील्ड टेस्ट से हम यही पता लगाएंगे कि नोबारा कितनी पागल है। जब यहाँ पे नोबारा आती है तो वो देखती है इधर कुछ मैनिक्विन्स रखे होते हैं और वो पता लगा लेती है कि इनमें से एक मैनिक्विन पे कर्स ने कब्जा कर रखा है। वो यहाँ पे अपने हैमर और नेल्स का इस्तेमाल करती है और वो सारी की सारी नेल्स भाई उस मैनिक्विन के मुंह में जाके पड़ती है, जिससे वो कर्स भाई अपने असली रूप में आने लग जाता है। गोजो ये बताता है कि भले ही नोबारा के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन वो गांव से बिलोंग करती है और वहां के कर्सेस काफी कमजोर है अगर हम कंपेयर करें शहरों के कर्सेस से, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे किसी भी कर्स की ताकत भी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उस कर्स से डरते हैं उतने ही ज्यादा वो कर्स ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पे भाई वो कर्स मैनिक्विन फिर से उठने लग जाती है, जिसे देख के भाई नोबारा शॉक हो जाती है, लेकिन नोबारा की वो नेल्स जो होती है वो पूरी तरह से नोबारा की कंट्रोल में होती है और वो नेल्स उस मैनिक्विन के सर में घुसने लग जाती है और थोड़ी देर बाद एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे कि वो कर्स्ड एनर्जी उस मैनिक्विन से निकल जाती है। और तभी नोबारा देखती है कि वहां पे पीछे एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है। पहले तो वो बच्चा बाहर निकलने के लिए मना करता है और नोबारा तभी देखती है कि पीछे से भाई एक कर्स आ जाता है और वो उस लड़के को पकड़ लेता है। नोबारा से देख के भाई शॉक हो जाती है और वो यही सोचती है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो सोचने समझने की शक्ति है, भले ही ये इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन इसको ये बात पता है कि ये ताकतवर नहीं है, इसलिए इसने इस बच्चे को पकड़ लिया है। यहाँ पे नोबारा यही सोचती है कि अगर वो जिंदा बचेगी तभी वो उसको एक्सरसाइज कर पाएगी, फिर चाहे वो बच्चा मर ही जाए। लेकिन वो फिर भी यहाँ पे सरेंडर कर देती है उस बच्चे को बचाने के लिए, और फिर भी
वो कर्स उस बच्चे को छोड़ता नहीं है और वो उस बच्चे को मारने ही वाला होता है, भले ही नोबारा ने सरेंडर कर दिया होता है। तो यहाँ पे भाई इस समय नोबारा अपनी फ्रेंड साओरी को याद करती है, लेकिन तभी पीछे से भाई दीवार तोड़ के यूजी आ जाता है और वो उस कर्स का हाथ काट देता है और उस बच्चे को भी बचा लेता है। यहाँ पे वो कर्स इधर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इससे पहले कि दूर जाए नोबारा एक स्ट्रॉ डॉल उसके कटे हुए हाथ पे डालती है और अपनी रेजोनेंस एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो उस कर्स को एक्सरसाइज कर देती है अपनी स्ट्रॉ डॉल में एक नेल मारकर। यहाँ पे हमें पहले का सीन बताया जाता है कि नोबारा की एक फ्रेंड हुआ करती थी साओरी, जो कि उसके गांव में आई थी टोक्यो से रहने के लिए, लेकिन वहां के लोग साओरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसके साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया करते थे और अंत में साओरी को वो गांव छोड़ के जाना पड़ा। नोबारा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसी वजह से उसने ये फैसला किया कि वो जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करेगी, क्योंकि वो हमेशा से टोक्यो आना चाहती थी। तो यूजी यही कहते हैं, मतलब क्या तुमने थोड़े पैसे बचाने के लिए जुजुत्सु टेक को ज्वाइन किया, क्योंकि तुम टोक्यो आने के पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। नोबारा यही कहती है कि अगर मैं और ज्यादा समय उस गांव में रहती तो मैं पक्का मर ही जाती, लेकिन अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गई और शायद मैं फिर से साओरी से भी मिल पाऊं। लेकिन वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ मतलब तुमने वो दीवार में इतना बड़ा छेद कैसे कर दिया, इतनी ताकत कहां से आई तुम्हारे अंदर। तो यूजी कहता है ये तो नॉर्मल है ना, ये तो कोई भी कर सकता है। तो नोबारा कहती क्या बोल रहे हो तुम, नॉर्मल जाने दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस मिशन के बाद भाई वो बच्चा अपने घर चला जाता है और गोजो इन सबको कहता है कि चलो फिर ठीक है, एक रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम सबको डिनर कराने ले जाता हूँ। नोबारा को याद आता है कि उसको अपना बाकी सामान कॉइन लॉकर से लेना है, जो कि हारुजुकु स्टेशन पे ही है। तो वो यूजी से कहती है कि जाओ तुम लेके आओ। तो यूजी यहाँ पे मना कर देता है और नोबारा और ये दोनों ही यहाँ पे बहस करने लग जाते हैं कि मेरी वजह से वो कर्स हारा था। इधर यूजी मेगुमी से बोलता है कि मेरा साथ दो यार, लेकिन भाई मेगुमी तो इधर फोन में लगा होता है और इनको इग्नोर ही कर देता है। और गोजो कहता है कि मेगुमी इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो भी मिशन पे आना चाहता था एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन मैंने उसको रोक लिया था, इस वजह से वो थोड़ा गुस्सा है। यहाँ पे हमें अगले महीने का सीन बताया जाता है कि 3 जुजुत्सु स्टूडेंट्स को एक कर्स्ड वॉर्म को एक्सरसाइज करने के लिए भेजा गया था और उनमें से एक मारा गया। टोक्यो जुजुत्सु हाई के असिस्टेंट मैनेजर कियोटाकी इजिची का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे भाई तीनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बुला लेता है, जो कि होते हैं यूजी इताडोरी, मेगुमी फुशिगुरो और यार मैं नॉर्मल नाम ले लेता हूँ बट या फिर नोबारा बुरा मान जाएगी तो ठीक है, नोबारा कोगिसाकी, ये इन तीनों के भाई फुल नेम है। इनको यहाँ पे डिटेंशन सेंटर पे बुलाया जाता है, जहाँ पे विंडोज ने एक कर्स वॉर्म को देखा होता है। अब यार यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि विंडोज क्या होता है, तो विंडोज वो लोग होते हैं जो कि ऐसी कर्स एनर्जी को देख तो सकते हैं लेकिन उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये एक तरीके से इनको यार जुजुत्सु नहीं पता होता तो ये उनसे लड़ नहीं सकते और उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसी वजह से यहाँ पे इजिची ने इन तीनों स्टूडेंट्स को बुलाया होता है और हमें बताया जाता है कि अंदर डिटेनी ब्लॉक 2 में 5 डिटेनीज को पकड़ के रखा गया है और उसी वजह से वहां पे एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट आ चुका है। यहाँ पे भाई इताडोरी कंफ्यूज हो जाता है और वो यही सोचता है कि भाई ये स्पेशल ग्रेड क्या होता है। तो इजिची उससे बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता है। तो इजिची बताता है कि अगर हमारे पास कोई नॉर्मल वेपन होते हैं जिसका इस्तेमाल हम कर्स स्पिरिट के ऊपर कर सकते हैं, तो जो ग्रेड 4 के स्पिरिट्स होते हैं उनको हम एक लकड़ी के बैट से मार सकते हैं। अगर ग्रेड 3 की बात करें तो हम एक हैंडगन से उसको निपटा सकते हैं। अगर ग्रेड 2 की बात करें तो हम एक शॉटगन से किसी भी स्पिरिट की वाट लगा के रख सकते हैं। ग्रेड 1 की बात करें तो एक आर्मी टैंक भी कम पड़ेगा उस स्पिरिट को हराने के लिए। और वहीं अगर हम बात करें स्पेशल ग्रेड स्पिरिट्स की, तो भाई ये ऐसे मॉन्स्टर होते हैं जिनके पैरों के नीचे अगर तुम कारपेट बॉम्बिंग भी लगा दो ना क्लस्टर बॉम्ब्स की, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इन लोगों को यही बताता है कि अगर कभी भी तुम्हारे सामने एक स्पेशल ग्रेड का स्पिरिट आता है तो उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो भाग जाओ या तो फिर मर जाओ, उसके अलावा तुम और कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे इनको ये मिशन दिया जाता है कि तुम्हें अंदर जाना है, कंफर्मेशन करना है और जितने भी जिंदा लोग हैं उनको बचा के बाहर लेके आना है। यहाँ पे एक औरत रो रही होती है, वो कहती है कि उसका बेटा अंदर है, प्लीज उसको बचा लो। तो यहाँ पे भाई उस डिटेनी ब्लॉक में इस औरत के बेटे को भी बंद करके रखा गया था, जिससे कि यूजी और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो ये कहता है कि ठीक है फिर हम सबकी जान बचाएंगे। यहाँ पे भाई फुशिगुरो और कोगिसाकी भी कहते हैं कि हाँ हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। दोस्तों अब जमाना है गेमिंग का, लेकिन 100 गेम्स खेलने के लिए अब 100 ऐप्स थोड़ी डाउनलोड करोगे, बस एक विंजो काफी है, क्योंकि यहाँ है नाइफ अप, शीप बैटल, क्रिकेट जैसे 100 से भी ज्यादा गेम्स। जैसी स्किल वैसे गेम्स। विंजो पर गेम्स खेलो और जीतो बहुत सारे कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। विंजो वर्ल्ड वॉर में बाकी लोगों के साथ कॉम्पीट करो और जिताओ अपनी टीम को। और यहाँ हारने का भी कम नहीं, क्योंकि यहाँ हारने पर तुम जीत सकते हो कैश रिवॉर्ड्स। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसवॉर्ड, माइनक्राफ्ट की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर और बिग बाजार, मिंत्रा, हॉटस्टार जैसी कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। तो जल्दी से डाउनलोड करो
विंजो है मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और पाओ 50 रुपए बोनस कैश एकदम फ्री। यहाँ पे ईजीजी एक कर्टन बना देता है और ये कर्टन एक तरीके से एक ऐसा स्पेल होता है जो कि इस जगह को बाहरी दुनिया से अलग कर देगा थोड़े टाइम के लिए। मतलब कि ये एक तरीके का बैरियर होता है। मेगुमी यहाँ पे अपने एक डिवाइन डॉग को बुला देता है और वो यही कहता है कि अगर हमारे आसपास कोई भी कर्स आएगा तो ये हमें बता देगा। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो ये काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये एक कर्स के इननेट डोमेन में चले गए हैं और ये इननेट डोमेन एक ऐसी जगह होती है जो कि कर्स खुद बनाता है। इताडोरी और नोबारा दोनों ही पहले डरने लग जाते हैं कि वो कहाँ पे आ चुके हैं और उनका अब क्या होगा, लेकिन फुशिगुरो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है और अपने डिवाइन डॉग्स पे उसको पूरा यकीन होता है कि वो किसी भी खतरे से इनको बचा लेगा और पहले ही बता देगा। और साथ ही साथ उसके डॉग्स को वो रास्ता याद है कि वो कैसे इस डोमेन में घुसे तो वो आसानी से इससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये सुन के भाई इताडोरी और कोकिसाकी दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इंसानों की लाशें पड़ी होती है जिनकी भाई वाट लग चुकी होती है। और जब यूजी वहाँ पे जाता है तो उसे वहाँ दिखाई देता है कि एक आदमी होता है जिसका नाम होता है टाडाशी और ये वही आदमी होता है जिसके लिए वो औरत रो रही होती है। ये उस औरत का बेटा होता है। इताडोरी यही कहता है कि हमें इसकी बॉडी को भी अपने साथ वापस लेके जाना चाहिए, कम से कम उसकी मॉम के पास उसकी बॉडी तो होगी। लेकिन फुशिगुरो मना कर देता है और वो बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम सबकी जान बचाने की सोचते हो, लेकिन ऐसे इंसान को बचाने का कोई मतलब नहीं जो आगे चल के किसी और इंसान को नुकसान पहुंचाए। ये जो आदमी है टाडाशी, इसको यहाँ पे एक मकसद के लिए इस जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में रखा गया था क्योंकि इसने गाड़ी चलाते वक्त एक छोटी बच्ची को मार डाला था और ये कोई उसका पहला गुनाह नहीं था। इससे पहले भी वो बिना लाइसेंस के ऐसे कर चुका है। तो इसलिए ऐसे इंसान को बचाने का कोई मतलब नहीं है जो कि आगे चल के किसी और को ही नुकसान पहुंचाए। तो यूजी कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मरने क्यों नहीं दिया। इससे पहले कि फुशिगुरो कुछ बोले यहाँ पे नोबारा भाई चिढ़ जाती है और वो इन दोनों के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम शांत हो जाओ। लेकिन इतने में भाई जमीन में एक छेद हो जाता है और वो कर्स नोबारा को भाई जमीन के अंदर ले जाता है। यहाँ पे फुशिगुरो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मेरे डिवाइन डॉग को पता कैसे नहीं चला कि ये कर्स यहाँ पे है। लेकिन तभी भाई फुशिगुरो देखते हैं कि उसको डिवाइन डॉग को मार दिया गया है यार, और इनको पता भी नहीं चलता कि ये हुआ कब। यहाँ पे फुशिगुरो कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी ये दोनों भाई एकदम जम जाते हैं और बिल्कुल भी हिल नहीं पाते क्योंकि इनके पास आ जाता है स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट। ये दोनों के दोनों यहाँ पे पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इधर इताडोरी अपना पहला मूव करने की कोशिश करता है और उस स्पिरिट के ऊपर अपनी नाइफ से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई वो स्पिरिट पलक झपकते यूजी का हाथ ही काट देता है और वो नाइफ भी तोड़ देता है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि नोबारा एक अजीब सी जगह में आ चुकी होती है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े मांस वाले कर्सेस होते हैं और फुशिगुरो उधर से भाग निकलता है अपने नियो का इस्तेमाल करके। वो यही कहता है कि इताडोरी और नोबारा तुम बस मरना मत। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है बेसिकली कि जब फुशिगुरो के भागने से पहले इताडोरी सुकुना से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन भाई सुकुना उसकी मदद करने से मना कर देता है और इनके ऊपर वो स्पेशल ग्रेट कर्स हमला कर देता है। वो किसी तरह उसके एनर्जी ब्लास्ट से तो बच जाते हैं लेकिन फुशिगुरो उसकी ताकत देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इताडोरी फुशिगुरो को ये कहता है कि तुम यहाँ से भाग निकलो और नोबारा को ढूंढो और इधर से निकल जाना। यहाँ पे मेगुमी अपने दूसरे डिवाइन डॉग का इस्तेमाल करके नोबारा को ढूंढना शुरू कर देता है और वही दूसरी ओर भाई नोबारा की सारी कीलें यानी कि नेल्स खत्म हो चुकी होती है और वो यही कहती है कि उसको शायद और भी नेल्स लानी चाहिए थी। अब क्योंकि यहाँ पे भाई यूजी को कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करना नहीं आता, हाँ उसके पास वो नाइफ था लेकिन वो टूट चुका है, लेकिन उसके अंदर भी कर्स एनर्जी है तो वो यही कहता है कि उसको इस एनर्जी का इस्तेमाल करना नहीं आता है। लेकिन उसके सामने जो उसका दुश्मन होता है उसकी कर्स एनर्जी हद से ज्यादा ताकतवर होती है। यहाँ पे इताडोरी उस कर्स की एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर होता है इमोशनली भी और फिजिकली भी। यही हमें डोमेन के दूसरे ओर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे भाई नोबारा को एक कर्स खाने वाला होता है लेकिन उससे पहले मेगुमी उसको आके बचा लेता है। और वही दूसरी ओर इताडोरी को रियलाइज होता है कि अब उसको एक नॉर्मल डेथ रिसीव नहीं होगी और यहाँ पे भाई वो रोने लग जाता है क्योंकि उसको ये एहसास होता है कि वो शायद मर जाएगा। लेकिन तभी वो ये सोचता है कि अगर उसके अंदर जो इतनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो हार जाएगा, तो वो इन फीलिंग्स को अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है जिससे कि भाई उसके हाथों में एनर्जी टाइप आ जाती है और वो उस स्पेशल ग्रेट स्पिरिट की और भागना शुरू कर देता है अपने हाथ में कर्स एनर्जी को लेके। वो जैसे ही उसके ऊपर पंच करता है तो वो भाई स्पिरिट आसानी से उसके पंच को रोक लेता है। लेकिन ये सब करके फुशिगुरो और नोबारा को काफी टाइम मिल जाता है इस डोमेन से बाहर निकलने का और इजीजी के साथ मिलने का। तभी फुशिगुरो का डिवाइन डॉग इधर चिल्ला के सिग्नल देता है जिससे कि इताडोरी को समझ आ जाता है कि भाई ये वही सिग्नल था जो कि उसने फुशिगुरो को कहा था यहाँ से बाहर निकलने के लिए, जिससे कि वो आसानी से सुकुना का इस्तेमाल कर सके और किसी की जान भी ना जाए। तो यहाँ पे सुकुना भाई इताडोरी की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और भाई सुकुना यही कहता है कि यार कितना बेकार बच्चा है ये, नाक में दम कर दिया यार इसने। तो वो सोचते हैं कि अब मुझे करना क्या चाहिए, ये बड़ा स्मार्ट समझता है ना अपने आप को, तो बिल्कुल जैसे पहले चीजें थी वैसे ही करना
चाहिए, यानी कि हम फुशिगोरो का सामना इस स्पेशल ग्रेड वाले स्पिरिट से करवाएंगे। हाँ, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो वो जो स्पेशल ग्रेड होता है वो सुकुना के साथ काम करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि भाई मैं नहीं दे रहा तुम्हारे साथ, और वो भाई सुकुना के ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन सुकुना आसानी से उसके कर्स एनर्जी से बच जाता है और साथ ही साथ वो यूजी की बॉडी को भी हील कर देता है और कहता है अरे शिट यार, इसकी बॉडी थोड़ी ना हील करनी थी मेरे को। सुकुना कहता है कि वैसे देखा जाए तो जो कर्स एनर्जी जहाँ पे पैदा होती है वो उस जगह को छोड़ के कभी जाती नहीं, तो शायद तुम्हारी मौत यहीं पे होगी। हाँ, क्योंकि तुम तो मेरे साथ चलोगे नहीं। यहाँ पे भाई सुकुना हद से ज्यादा ताकतवर होता है और वो उस स्पेशल ग्रेड वाले कर्स को भाई आसानी से हराना शुरू कर देता है। वही दूसरी ओर फुशिगोरो नोबारा को इजीजी की गाड़ी में बिठा देता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और जाते जाते फुशिगोरो इजीजी से यही कहता है कि तुम आते वक्त बस एक ग्रेड 1 के सॉर्सरर को ले आना अगर कोई मिल सके तो, जब तक मैं इताडोरी को संभाल लूंगा, जिससे कि सुकुना ज्यादा तबाही ना बचा दे। यहाँ पे अभी भी भाई सुकुना आसानी से उस स्पेशल ग्रेड कर्स से निपट रहा होता है और भाई सुकुना कहता है कि यार मतलब हम दोनों ही सेम रैंक के हैं, लेकिन देखो मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, कितने बेकार हो तुम। यहाँ पे वो कर्स अपने आप को हील करना शुरू कर देता है, लेकिन भाई सुकुना उससे हद से ज्यादा ताकतवर होता है। वो कहता है कि तुम्हें शायद समझ नहीं आता, लेकिन रुको, मैं तुम्हें और इस बच्चे को ये दिखाऊंगा कि असली जुजुत्सु क्या होता है। वो अपना भाई डोमेन एक्सपेंशन मेलेवोलेंट श्राइन शुरू करता है और भाई मतलब यहाँ पे ये अलग ही जगह पे आ जाते हैं, जिससे भाई पलक झपकते ही उस स्पेशल ग्रेड कर्स के भाई बहुत सारे स्लाइसेस हो जाते हैं। सुकुना यही कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारे सिर्फ 3 स्लाइस होंगे, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा कमजोर हो। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि भाई उस स्पेशल ग्रेड वाले कर्स ने सुकुना की फिंगर निकल रखी होती है यार, वो फिंगर सुकुना अपने पास रख लेता है। यहाँ पे सुकुना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यही कहता है कि मतलब यार बार बार हमेशा ये बच्चा इसका इस्तेमाल करता रहता है, इसकी बैंड बजानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे भाई सुकुना भी कुछ कर भी नहीं सकता ना, तो वो यूजी से यही कहता है कि चलो फिर ठीक है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले लो, हो गया बहुत। लेकिन भाई थोड़ी देर वेट करने के बाद भी इताडोरी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं ले पाता, और ये महसूस करके भाई सुकुना काफी ज्यादा खुश होता है और हंसना शुरू कर देता है। डिटेंशन सेंटर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और मेगुमी को यहाँ पे एहसास होता है कि जो वो कर्स वॉर्म का इननेट डोमेन था वो अब गायब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यूजी ने भाई उस स्पेशल ग्रेड के कर्स को हरा दिया है, तो अब बस उसको यहाँ पे खड़े होकर यूजी का इंतजार करना है। लेकिन भाई यूजी की जगह यहाँ पे सुकुना आता है और वो बताता है कि उस बच्चे का वेट मत करो, वो नहीं आने वाला। और आज मेरा मूड सच में काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे इन सब के पीछे इस लड़के की गलती है, इसने मेरे साथ कोई डील भी नहीं की और मेरा इस्तेमाल कर रहा था ये। सुकुना मेगुमी को यही कहता है कि यूजी अपनी बॉडी में वापस कंट्रोल नहीं कर पा रहा और अब मैं इसको ऐसा करने भी नहीं दूंगा, ये इसकी सजा है। और सुकुना इधर भाई यूजी का दिल बाहर निकाल लेता है और उसको साइड में फेंक देता है, और वो कहता है कि अब ये यूजी का शरीर मेरे कब्जे में है और अगर वो फिर से अपनी बॉडी पे कंट्रोल लेता है तो वो बिना दिल के एकदम से मर जाएगा। यहाँ पे सुकुना अपनी एक और फिंगर खा लेता है, जिससे कि उसकी बॉडी पे और भी ज्यादा कंट्रोल हो, और वो अपने आप को मेगुमी को मारने के लिए तैयार कर लेता है। और वो कहता है कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। मेगुमी देखता है कि कैसे भाई यूजी और मेगुमी की पोजीशन अब बदल चुकी है जैसा वो पहली बार मिले थे। मेगुमी यही मानता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही सही चीज है, वो ये है कि दुनिया किसी के साथ भी भला नहीं करती। मेगुमी सुकुना को यही बताता है कि यूजी इतना डरपोक नहीं है, भले उसको पता होगा कि अपनी बॉडी में वापस कंट्रोल करके वो मर सकता है, लेकिन वो फिर भी वापस आएगा। लेकिन वही सुकुना कहता है कि यूजी एक नंबर का डरपोक है और वो अंदर बैठ के डर के मारे रोने लग गया था जब वो उस स्पेशल ग्रेड वाले कर्स से लड़ रहा था। मेगुमी उसको इग्नोर कर देता है और वो ये देखता है कि भाई सुकुना ने यूजी का हाथ हील कर दिया है। इसका मतलब ये है कि सुकुना को रिवर्स कर्स टेक्निक आती है और वो कुछ ऐसा प्लान बनाता है कि वो सुकुना को ऐसा भरोसा दिलाएगा कि बिना दिल के वो कुछ भी नहीं कर सकता और किसी तरह सुकुना यूजी का दिल फिर से हील कर देगा तो सही रहेगा। तो बेसिकली यही मेगुमी का प्लान होता है। मेगुमी इधर अपने न्यू को बुला लेता है और वो सुकुना के ऊपर खुद जाके अटैक करता है। यहाँ पे सुकुना को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता और वो आराम से मेगुमी और न्यू के अटैक से बचने लग जाता है। यहाँ पे मेगुमी ओरोची को बुलाता है जो कि सुकुना को मुंह में पकड़ के भाई बहुत ऊपर ले आता है, जिसके बाद भाई न्यू कंटिन्यूअसली सुकुना के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन सुकुना आसानी से भाई उस बड़े से सांप की वाट लगा के रख देता है और यहाँ पे काफी खुला एरिया होता है। इस वजह से भाई सुकुना मेगुमी को इधर उधर फेंकने लग जाता है अपनी ताकत से और उसे बहुत मारता है। बिना किसी जुजुत्सु का इस्तेमाल किए सुकुना आसानी से मेगुमी को हराने लग जाता है, जिसे देख के भाई मेगुमी यही सोचता है कि पहले उसका एक डिवाइन डॉग मारा जा चुका है और अब ओरोची भी मर गया, तो वो नहीं चाहता कि न्यू भी मर जाए, तो इसलिए वो न्यू को वापस भेज देता है। और सुकुना नोटिस करता है कि ये सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स है मेगुमी शैडोज को इस्तेमाल करके बनाता है। सुकुना कहता है कि मतलब सच में काफी कमाल है, तो जब पहले तुम उस कर्स फॉर्म के सामने थे तो तुम भाग क्यों गए? तुम्हें अपने टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। यहाँ पे भाई मेगुमी को पता होता है कि वो सुकुना को अकेले नहीं हरा सकता और उसको अपनी
सिस्टर की याद आती है कि कैसे उसकी सिस्टर एक काफी अच्छी लड़की हुआ करती थी और फिर भी उसके ऊपर कर्स डाला गया था और कैसे उसके पिता उसे छोड़ के चले गए थे। मेगुमी यही कहता है कि कर्मा सबके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता, कुछ लोग बुरा करते हैं और फिर भी उनको कर्मा हिट नहीं करता। इसी वजह से ये मेगुमी का फर्ज है कि वो लोगों की मदद करे बिना किसी भेदभाव के। वो बताता है कि उसने यूजी को सिर्फ इसलिए बचाया था उस दिन क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि किसी अच्छे इंसान की उस दिन मौत हो। भले उस दिन यूजी को मारा जाना था लेकिन फिर भी मेगुमी ने यूजी की जान बचाई थी और ये बात ठीक भी है क्योंकि वो एक सॉर्सरर है ना कि एक हीरो। ये सब सुन के भाई यूजी अपनी बॉडी पे फिर से कंट्रोल पा लेता है और उसे ये सुन के काफी खुशी होती है कि मेगुमी को कोई भी पछतावा नहीं है कि उसने यूजी की जान बचाई थी। यहाँ पे भाई यूजी की बॉडी में से खून निकलने लग जाता है और वो अपने दोस्तों को यही कहता है कि प्लीज अपना ख्याल रखना और लंबी जिंदगी जीना। और यहाँ पे भाई यूजी नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। मतलब यार मैं क्या कहूँ। इधर हमें टोक्यो में भाई 4 लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे भीड़ में खड़े होते हैं और ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि इनमें से एक सॉर्सरर ने सुकुना की उंगली खा ली है ये देखने के लिए कि सुकुना की ताकत कैसी है। ये लोग यहाँ पे कैफे में आते हैं और इनमें सिर्फ एक ही आदमी पूरे स्टाफ को दिखाई दे रहा होता है, बाकी के भाई इनविजिबल होते हैं क्योंकि वो एक तरीके से कर्स्ड होते हैं और उन्हें आम इंसान देख नहीं सकते। दूसरी ओर हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है और वो जब ईजीजी से मिलता है तो उसे काफी बुरा लगता है कि यूजी की डेथ हो चुकी है। वो कहता है कि सारे के सारे बड़े बूढ़े यही चाहते थे कि यूजी मर जाए और मैंने ही उसको बचा के रखा था और जब मैं यहाँ पे नहीं था तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और जानबूझ के उसको ऐसे डेंजरस मिशन पे भेजा जिस वजह से वहां पे उसकी मौत भी हो गई और उनका भी काम हो गया। यहाँ पे भाई गोजो को काफी गुस्सा आता है और वो यही कहता है कि मैं सारे के सारे हायर अप्स को मार डालूंगा। तभी यहाँ पे स्कूल की डॉक्टर आती है शोको इरी और वो यही बोलती है कि क्या बात है गोजो, तुम तो काफी इमोशनल हो गए, ऐसा लगता है कि तुम उस लड़के को पसंद करने लग गए थे। तो गोजो यही कहता है कि मेरे को अपने स्टूडेंट्स की काफी चिंता रहती है। शोको यही पूछती है कि क्या मैं इसका पोस्टमार्टम वगैरह कर सकती हूँ। तो गोजो कहता है कि हाँ तुम उसकी बॉडी काट सकती हो और कोशिश करना कि ठीक से उसकी बॉडी को यूज करो। बाहर इधर स्टेज पे भाई मेगुमी और नोबारा बैठे होते हैं और ये पहले तो ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि भाई ये कौन सा यूजी को इतना लंबे समय से जानते थे, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस हाइड नहीं कर पाते और रोने लग जाते हैं। तभी इधर सेकंड ईयर जुजुत्सु स्टूडेंट आ जाते हैं और इन्हें देखते हैं। माकी कहती है कि भाई तुम इतना उदास उदास क्यों के बैठे, भाई हो क्या गया। तभी पीछे से पांडा बोलता है कि यार ऐसा मत बोलो, उनका क्लासमेट मर चुका है एक मिशन में। इधर भाई मेगुमी बताता है कि ये हमारे सेनपाई हैं माकी, जेनिन, इनुमाकी और पांडा। मेगुमी ये भी बताता है कि एक और स्टूडेंट है जो कि है यूटा और वो अभी बाहर पढ़ रहा है, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं है। पांडा यहाँ पे माकी की तरफ से माफी मांगता है और वो यही कहता है कि क्यों ना तुम लोग क्योटो सिस्टर स्कूल गुडविल इवेंट में हिस्सा लो, क्योंकि थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को तो सस्पेंड कर दिया गया है अभी के लिए और टोक्यो हाई को और भी पार्टिसिपेंट्स की जरूरत है। ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स बताते हैं कि गुडविल इवेंट एक ऐसा एनुअल बैटल होता है स्कूल्स के बीच में जहाँ पे सॉर्सरर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और ये इसी सीजन में रखा जाता है जहाँ पे ज्यादा कर्सेस नहीं देखे जाते हैं और कम से कम इंसिडेंट होते हैं जिससे कि हम ये सारे के सारे कॉम्पिटिशन लड़ पाए। तो इन दोनों को यहाँ पे भाई यूजी की तरह ताकतवर बनना होता है, यूजी के लिए ताकतवर बनना होता है, इसलिए दोनों के दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मान जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरी ओर यहाँ पे सॉर्सरर और कर्स स्पिरिट्स की जो मीटिंग चल रही होती है, ये लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस पृथ्वी पे सिर्फ ऐसे कर्सेस ही रहने चाहिए और उनको ही ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए और जैसा ओहदा इंसानों को मिलता है वैसा ही ओहदा कर्सेस को भी मिलना चाहिए। तो ये लोग यही पूछते हैं कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स को कैसे हराया जा सकता है। तो वो सॉर्सरर इनको यही बताता है कि सबसे पहले तुमको अपने सबसे बड़े कांटे को हटाना होगा जो कि है साटोरु गोजो, उसको अपने रास्ते से हटाओ और दूसरा स्टेप ये है कि तुम सुकुना को अपने साथ मिला लो। तो ये कर्सेस यही कहते हैं कि भाई वो तो मर चुका है ना यूजी नाम का लड़का जिसके अंदर सुकुना था। तो वो सॉर्सरर ये कहता है कि मुझे नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि वो मर चुका है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई सुकुना बैठा होता है और उसके सामने यूजी की आत्मा होती है और वो उसको देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि यूजी ऑलरेडी मर चुका होता है लेकिन उसकी लाश के अंदर उसका माइंड अभी भी जिंदा होता है जो कि सुकुना के इननेट डोमेन में होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यूजी इस समय सुकुना के दिमाग में होता है। यहाँ पे सुकुना खोपड़ियों के पहाड़ पे बैठा होता है और वो यूजी से यही कहता है कि ये बच्चे मुझे ऐसे मत घूरो, समझे, मेरे बिना परमिशन के तुम मुझे देख भी नहीं सकते। तो इस बात से यूजी काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो सुकुना से यही कहता है कि ठीक है फिर आ जाओ नीचे क्योंकि मैं तुम्हें अपनी नजरें नीचे झुका के देखूंगा। सुकुना को यह एहसास होता है कि यूजी कुछ ज्यादा ही ड्रामे कर रहा है और ये तो होना ही है क्योंकि भाई सुकुना ने यूजी को मार डाला है और उसका दिल भी बाहर निकाल के फेंक दिया था। यूजी को लगता है कि ये जरूर कोई आफ्टर लाइफ है या फिर कोई नर्क वगैरह है और यहाँ पे वो सुकुना से बदला लेगा। हेलो गाइस, मुझे हो गया है क्रिकेट का भूत सवार क्योंकि मुझे जीतना है इस बार प्लेयर स्पॉट पर 10 करोड़ तक का इनाम।
आ गया है मैच सीजन और प्लेयर स्पॉट की विनिंग्स का भूत तो सब पे चढ़ेगा। अरे डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट फैंटेसी गेमिंग ऐप, जो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों का फेवरेट है। और इस सीजन की विनिंग तो बवाल है बवाल। तो इंडिया के अब हर घर में होगा क्रिकेट का भूत सवार। प्लेयर स्पॉट पे मैं सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, बहुत ही इजी और एंटरटेनिंग गेम्स भी खेलता हूँ, जैसे लूडो, रमी, स्नेक्स एंड लैडर्स, कॉल ब्रेक, ऐसे 15 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स जिनको खेलकर जीत सकते हो अप टू 50 लाख रुपए। अब बोलोगे प्लेयर स्पॉट ही क्यों? 10 करोड़ तक की विनिंग प्राइस और रोज ऐसे नए नए अलग ऑफर्स, इजी विड्रॉल विद नो KYC, 1 करोड़ यूजर्स, ट्रस्टवर्दी एंड सिक्योर है, अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉइड। तो ये मैच सीजन अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ बुलाओ और जीतो रेफर एंड अर्न का बोनस। अब लेट मत करो, नीचे लिंक से तुरंत क्लिक करके इंस्टॉल करो प्लेयर स्पॉट और भिड़ते हैं अपने फेवरेट क्रिकेट टीम या फिर फेवरेट गेम के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे भाई इताडोरी सुकोना के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन भाई सुकोना आसानी से उसको हरा देता है और वो बताता है कि ये कोई नर्क या फिर आफ्टर लाइफ नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि तुम अभी पूरी तरह से मरे नहीं हो और अभी तुम मेरे दिमाग के अंदर हो और मैं चाहूँ तो तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ। हम एक डील करते हैं और उसके बदले मैं तुम्हारा दिल फिर से हील कर दूंगा और उसके बदले तुम्हें 2 कंडीशंस माननी होगी। पहली कंडीशन ये है कि जब भी मैं तुम्हें बोलूंगा एक्सटेंशन, तो तुरंत तुम मुझे अपनी बॉडी पे 1 मिनट का कंट्रोल दे दोगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि तुम ये पूरी डील जिंदा होने के बाद भूल जाओगे। तो यहाँ पे यूजी ये जब सुनता है तो वो यही कहता है कि भाई मैं तुम्हें फिर से अपनी बॉडी का इस्तेमाल करने नहीं दूंगा और मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ। तो सुकुना यही कहता है ठीक है, फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी उस 1 मिनट के दौरान नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा या फिर किसी की जान नहीं लूंगा। लेकिन फिर भी भाई यूजी को सुकुना के ऊपर विश्वास नहीं होता और वो यही कहता है कि तुम ये अपना ऑफर अपने पास ही रखो। सुकुना बताते हैं कि चिंता मत करो, अगर हम जुजुत्सु की मदद से कोई सौदा करते हैं तो वो कभी भी टूट नहीं सकता और अगर ऐसा होता है तो उसकी सजा सुकुना को ही मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूजी ने सुकुना की ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो भी बिना सुकुना की परमिशन के। लेकिन तब भी भाई यूजी सुकुना की बातों में नहीं आता और उल्टा उसके ऊपर पंच ही मार देता है और वो यही कहता है कि अगर मैं जिंदा होऊंगा तो मैं बिना किसी कंडीशन के जिंदा होऊंगा। तो सुकुना ये कहता है ठीक है फिर। तो ये दोनों यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये दोनों लड़ाई करेंगे और जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। और ये बोलते भाई इंस्टेंटली सुकुना इताडोरी के सर के 2 हिस्से कर देता है। यहाँ पे हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है और वो अभी भी काफी ज्यादा परेशान होता है कि यूजी की डेथ हो चुकी है और वो इचिची से यही कहता है कि वो कोई टीचर वगैरह बनने के लायक नहीं है, ये उसका स्टाइल नहीं है। भले ही सारे ऑफिशियल्स को मारना काफी ज्यादा आसान है लेकिन उससे कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। तो इसी वजह से उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था जिससे कि वो जुजुत्सु कम्युनिटी की कमियों को पूरा कर सके। वो ऐसे सॉर्सरर्स को पढ़ाना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है जिनकी सोच सच में काफी ज्यादा कमाल की हो। साथ ही साथ वो ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों को ट्रेन करना चाहता है जो कि उसके साथ आगे आने वाले खतरनाक कर्सेस से लड़ सके। गोजो मानता है कि ओकोत्सु और हकारी जैसे स्टूडेंट्स आगे चल के गोजो से भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं और साथ ही साथ यूजी भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था जो कि शायद गोजो से भी ताकतवर बन सकता था, लेकिन वो अब नहीं रहा। यहाँ पे शोको होती है और वो जब यहाँ पे अपना पोस्टमार्टम भाई शुरू ही करने वाली होती है तभी यूजी उठ के बैठ जाता है यार और जिंदा हो जाता है। गोजो ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका स्टूडेंट जिंदा है और उसको जाके हाई फाइव देता है। और जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो शोको से यही कहता है कि तुम रिपोर्ट्स में यही लिख के रखना कि यूजी अभी भी मरा हुआ है क्योंकि अभी उसको हील होने की जरूरत है और साथ ही साथ उसको अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे गोजो यही डिसाइड करता है कि वो यूजी को प्राइवेटली ट्रेनिंग देगा और गुडविल इवेंट पे ही सबके सामने लेके आएगा। दूसरी ओर हमें भाई सुगुरु गेटो का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे भाई डाइनर पे बैठे होते हैं और साथ ही साथ बाकी स्कर्ट स्पिरिट भी यहाँ पे होते हैं। उनमें से एक वेटर को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पे कुछ कर्स स्पिरिट्स है। जो वो कहता है कि अगर हम सबने गोजो को मारने की कोशिश की तो क्या होगा। तो गेटो यही कहता है कि भाई गोजो बिना किसी मुश्किल के बच जाएगा और उसके बाद तुम सबको एक्सरसाइज कर देगा, लेकिन हाँ तुम स्पेशल क्रिएट कर्स ऑब्जेक्ट प्रिज्म रियम का इस्तेमाल कर सकते हो गोजो को हराने के लिए। ये सुन के जोगो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो यहाँ पे गर्मी पैदा करने लग जाता है। उस वेटर को समझ आ जाता है कि भाई यहाँ पे खतरा बढ़ने वाला है तो वो भाई बॉस के पास जाता है और अपनी नौकरी छोड़ देता है और यहाँ से तुरंत भाग जाता है। तो उसका बॉस यही कहता है कि ये लोग काफी देर से बैठे हुए हैं और इसने अभी तो कोई ऑर्डर नहीं किया तो मैं जाके देखता हूँ ये इनका चल क्या रहा है। तो जब बॉस गेटो के पास जाता है और पूछता है कि सर आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं या नहीं, इतने में भाई उसके अंदर आग लग जाती है और वो जल के भाई वहां पे भस्म हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोग जलने लग जाते हैं और जोगो कहता है कि मैं प्रिज्म रियम को अपने पास रखूंगा और उसके बदले मैं गोजो को मार डालूंगा। जब जोगो भाई गेटो से पूछता है कि मेरी ताकत को अगर तुम सुकुना की ताकत से मैच करके देखोगे तो मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, तो गेटो यही बताता है कि भाई अगर ताकत के हिसाब से कंपेयर की जाए तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सुकुना की 9 से 10 फिंगर्स है, उतने ताकतवर हो तुम। दूसरी ओर हमें मेगुमी का सीन
दिखाया जाता है जो कि टाडाशी की मॉम के पास आता है और उनसे माफी मांगता है कि वो उनके बेटे को बचा नहीं सके। वो उसकी बॉडी तो रिकवर नहीं कर सके, लेकिन उसके बदले वो उसके बेटे का नेम टैग लेके आते हैं, जिससे कि एटलीस्ट उसके पास उसके बेटे की कोई ना कोई तो निशानी हो। उसके तुरंत ही बाद भाई मेगुमी यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स के साथ ट्रेन करने के लिए आ जाता है। वो और नोबारा दोनों को ही क्लोज कॉम्बैट में लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है, और वही दूसरी ओर गोजो यूजी को उसकी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता है। यहाँ पे गोजो ने 2 कैंस रखे होते हैं और वो उन दोनों कैंस के ऊपर हमला करता है और बताता है कि कर्स एनर्जी और कर्स टेक्निक में क्या अंतर होता है। पहले अटैक में गोजो ने सिर्फ अपनी नॉर्मल कर्स एनर्जी का इस्तेमाल किया था, और वही दूसरे अटैक में उसने कैन को घुमा दिया था अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके। गोजो बताता है कि हम कर्स एनर्जी को एक तरीके से बिजली की तरह मान सकते हैं और कर्स टेक्निक को उन अप्लायंसेस की तरह मान सकते हैं जो कि भाई बिजली पे चलते हैं। तो यार हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कर्स एनर्जी है तो वो एक तरीके से सोर्स हो गई एनर्जी की, और उसको आप अलग अलग टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजी को ऐसा लगता है कि वो फाइनली अब कुछ कमाल की कर्स टेक्निक सीखने वाला है, लेकिन भाई ये इम्पॉसिबल होता है। गोजो बताता है कि सॉर्सरर्स अपने अंदर इननेट टेक्निक्स लेके ही पैदा होते हैं, तो बेसिकली शुरुआत से उनके पास अपनी टेक्निक्स होती है, और यूजी ये सुन के काफी ज्यादा निराश हो जाता है कि यार गोजो तो 80% की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे यूजी के पास तो 80% छोड़ा है, बिल्कुल भी कोई टेक्निक है ही नहीं। तो गोजो मन में ये कहता है कि भले यूजी के पास कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन उसने सुकुना की फिंगर खा ली है, जिस वजह से सुकुना की कर्स टेक्निक्स वो जरूर सीख सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। गोजो यही बताता है कि भले कुछ भी हो, लेकिन तुम क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा कमाल के हो और काफी अच्छा लड़ते हो। अगर तुम अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करोगे जैसा तुमने पहले किया था अपने फिस्ट के द्वारा, तो तुम जरूर कामयाब होगे। तो यूजी को यही याद आता है कि पहले जब वो उस स्पेशल ग्रेड कर्स से लड़ रहा था, तब उसने अपने नेगेटिव इमोशंस को इकट्ठा करके अपने हाथ में कर्स एनर्जी को इकट्ठा किया था। लेकिन जब गोजो यूजी को कहता है कि अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके मेरे ऊपर अटैक करो, तो यहाँ पे भाई यूजी अपनी कर्स एनर्जी को बाहर नहीं ला पाता, और गोजो यही कहता है कि सॉर्सरर्स को अपने नेगेटिव इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, जिससे कि वो अपनी कर्स एनर्जी को बर्बाद ना करे। तो यूजी को ये सिखाने के लिए गोजो भाई यूजी से कहते हैं कि तुम बैठ के मूवीज देखो, यहाँ पे हर प्रकार की घटिया से घटिया मूवीज हैं, और ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट ही है, जिससे यूजी अपनी कर्स एनर्जी पे कंट्रोल करना सीखे। यहाँ पे भाई गोजो यूजी को प्रिंसिपल की एक डॉल भी देता है, जिसको यूजी को अपने पास रखना है मूवीज देखते समय, और उस डॉल के अंदर उसे लगातार कर्स एनर्जी डालती रहनी है। अगर यूजी ऐसा नहीं कर पाया है तो वो डॉल यूजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी। इन मूवीज को दिखाने का मकसद यही है कि यूजी अपने सारे इमोशंस पे कंट्रोल करे और उन्हें बाहर निकाले। साथ ही साथ उसका मकसद ये भी है कि उसे कंटिन्यूअसली उस डॉल के अंदर अपनी कर्स एनर्जी भेजते रहना है, और धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और मेगुमी इन सबसे कर्स टेक्निक के साथ साथ वेपन का इस्तेमाल करने के बारे में बात करता है, और उसे याद आता है कि जब पहले सुकुना ने उसको कहा था कि तुमने भाग के अपने टैलेंट को वेस्ट क्यों किया और तुम भागे क्यों थे, तो इससे भाई मेगुमी को रियलाइज होता है कि वो अपने कर्स टूल्स को अपनी खुद की परछाई में छुपा सकता है, जो कि काफी कमाल की टेक्निक है। वही दूसरी ओर नोबारा अपने लिए एक नया ट्रैक सूट खरीदती है, और यूजी अपनी मूवीज देखता रहता है। जब वो यहाँ पे सोडा पी रहा होता है तो उसका माइंड यहाँ पे डाइवर्ट होता है, जिससे कि भाई डॉल फिर से उसको पंच कर देती है, और गोजो उसे याद दिलाता है कि तुम्हें अपना फोकस हार्ड रखना होगा। तो गोजो को इधर यहाँ पे भाई क्योटो जुजुत्सु हाई प्रिंसिपल से मिलने जाना होता है। वो यहाँ से जाने से पहले यूजी से पूछता है कि सुकुना ने तुमसे मरने के बाद कुछ बात वगैरह की थी क्या, कोई डील वगैरह या फिर कोई कंडीशन? हाँ, तो यूजी यही कहता है कि हाँ कुछ ऐसी बात तो हुई थी, लेकिन मेरे को याद नहीं। तो भाई गोजो इधर से निकल जाता है और एजेची गाड़ी चला रहा होता है। ये दोनों के दोनों भाई क्योटो जा रहे होते हैं, और ये समय से पहले ही उधर पहुंचने वाले होते हैं। तभी गोजो को यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगता है, और वो गाड़ी से नीचे उतर जाता है और इचिची को कहता है कि तुम अकेले आगे जाओ। जब गोजो यहाँ पे सड़क पे अकेला खड़ा होता है, तभी भाई जोगो ऊपर से आ जाता है और जमीन पे क्रैश करता है बिल्कुल उसके पास, और गोजो जोगो से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन उसके अटैक से यहाँ पे पूरी की पूरी रोड टूट चुकी होती है। इमीडिएटली थोड़ी देर बाद ही भाई जोगो गोजो के पीछे एक वोल्केनो टाइप बना देता है, और उससे भाई बहुत सारा लावा गोजो के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे बहुत बड़ा मैग्मा एक्सप्लोजन होता है, और जोगो को लगता है कि वाह ये तो काफी ज्यादा आसान था, ये तो इतनी आसानी से हार गया। लेकिन गोजो ये कहता है कि हाँ मुझे हल्के में ले रहे हो क्या। वो यहाँ पे सारी की सारी राख और लावा को हटाता है, और गोजो देखता है कि ये कर्स बात भी कर सकता है। मतलब ये तो सच में काफी कमाल की बात है, और साथ ही साथ इसने अभी जो ये ताकत का इस्तेमाल किया, इतनी खतरनाक ताकत इसके हाथ में है। मतलब देखा जाए तो ये अभी वाले सुकुना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स है जिसको अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया है। तो गोजो जोगो से यही कहता है कि तुम्हें पता है ना स्पेशल ग्रेड का मतलब क्या होता है, जो कि इतनी आसानी से दिखाई ना दे, और तुम तो भाई कहीं से भी आ रहे हो यार, मतलब क्या सीन है। वो कर्स स्पिरिट गोजो को धमकी देता है और कहता है कि अब ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा और तुम मरने वाले हो। लेकिन गोजो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो कहता है कि ठीक है फिर मजा आएगा। गोजो ये सोचता है कि इस कर्स ने उसके ऊपर
ऊपर यहीं पे अटैक क्यों किया? क्या वो ये चाहता था कि किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचे, या फिर शायद वो ये चाहता था कि गोजो को बचाने के लिए कोई भी बैकअप देने ना आ पाए? इधर जोगो अपने एम्बर इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करके भाई गोजो के ऊपर हमला करता है, और वो गोजो के पास जब पहुंचने वाले होते हैं तो गोजो आसानी से उनको रोक देता है, और वो ये नोटिस करता है कि भाई ये सारे के सारे इंसेक्ट साउंड का इस्तेमाल करते हैं फटने के लिए। यहाँ पे गोजो फिर से उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन इमीडिएटली पीछे से भाई फिर से जोगो आ जाता है और वो दो अलग अलग फ्लेमिंग अटैक गोजो के ऊपर करता है। यहाँ पे जोगो को फाइनली लगता है कि उसने गोजो को हरा दिया है, लेकिन फिर से भाई वो गलत होता है और इस अटैक से गोजो को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। ये देख के भाई जोगो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है ये चल क्या रहा है भाई? तो गोजो बताता है कि तुम मुझे छू ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे शरीर के आसपास एक इन्फिनिटी है। तो आओ फिर मेरा हाथ छू के ट्राई करके देख लो, तो मेरे हाथ को नहीं छू पाओगे। फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम जितना मेरे करीब आओगे उतना ज्यादा धीमे तुम होते जाओगे। यहाँ पे जब जोगो गोजो के पास आता है और उसका हाथ टच करने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि भाई बीच में बहुत छोटा सा गैप होता है, जिस वजह से उसको कोई भी अटैक गोजो को टच नहीं कर पाया। फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो गोजो को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पे गोजो जोगो की बेइज्जती मारता है और कहता है ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली जुजुत्सु क्या होता है। और वो यहाँ पे अपना कन्वर्जेंस ऑफ इन्फिनिटी कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का इस्तेमाल करता है, जिससे भाई इतनी तगड़ी एनर्जी निकलती है कि भाई जोगो तो उड़ता हुआ जाता है, फॉरेस्ट में जाके गिरता है। उसके बाद गोजो कंटिन्यूसली भाई उसको मारना शुरू करता है, उस पे किक वगैरह मार के वो उसको एक लेक में गिरा देता है। और यहाँ पे भाई जोगो की धज्जियां उड़ चुकी होती है और वो मन में यही सोचता है कि इसका मतलब ये था कि गेटो बिल्कुल सही था। उसने कहा था कि तुम गोजो को मारने तो जा रहे हो, लेकिन बदले में तुम खुद ही मर जाओगे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गोजो गायब हो जाता है और वो बेसिकली इधर यूजी के पास गया होता है, जिससे कि वो उसको बैटल फील्ड में ला सके। यहाँ पे गोजो फटाफट यूजी के पास जाता है और वो देखता है कि भाई मतलब अभी तक यूजी इन मूवीज को देख देख के पागल नहीं हुआ है और वो काफी अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी सीख रहा है। यहाँ तक कि उसे बात करना भी सेफ है, वरना अक्सर इस ट्रेनिंग के दौरान बात करना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे गोजो यूजी से यही कहता है कि ठीक है फिर चलो, आज मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाऊंगा जो कि जुजुत्सु बैटल्स में काफी ज्यादा काम आती है और सबसे ज्यादा जरूरी भी है, डोमेन एक्सपेंशन। यहाँ पे भाई गोजो फटाफट यूजी को जोगो के पास लेके आ जाता है और वो जोगो को बताता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये यहाँ पे बैठ के सब कुछ देखता रहेगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो जोगो कहता है कि कितने बड़े बेवकूफ हो तुम, मतलब तुम एक ऐसे इंसान को अपने साथ ले आए जिस वजह से तुम्हें ही लड़ने में प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो गोजो कहता है कि ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम ताकतवर होते तब मैं सोचता ये बात। इससे भाई जोगो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका सर यहाँ पे फट जाता है और इतनी ज्यादा हीट उसकी बॉडी में से निकलती है कि भाई यूजी देख के तो चौंक ही जाता है और वो कहता है क्या इसको ये कमजोर कह रहा है, हद है मतलब। गोजो कहता है कि चिंता वाली बात नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पे फाइनली जोगो अपना डोमेन एक्सपेंशन चालू कर देता है, जिससे कि भाई ये दोनों के दोनों ही कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन में कैद हो जाते हैं और ये बेसिकली जोगो का ही एक डोमेन होता है, यानी कि जोगो के मन में बनाई हुई एक जगह। गोजो बताता है कि डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जिसने भी इस डोमेन को बनाया होता है उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही साथ जितने भी अटैक वो इस डोमेन के अंदर करेगा वो उसके टारगेट को पक्का लगेंगे। यानी कि बेसिकली गोजो ये बताता है कि भाई जोगो यहाँ पे जितने भी अटैक करेगा इस डोमेन के अंदर वो सारे के सारे यूजी और गोजो पे पड़ने ही वाले हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन गोजो यही कहता है कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम इन अटैक से बच सकते हैं आसानी से किसी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके या फिर इस डोमेन से बाहर निकल के, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल करना गलत है। यहाँ पे जोगो को पूरा यकीन होता है कि जो गोजो के पास इन्फिनिटी है जो कि उसको बचा के रखी हुई है, इस डोमेन में वो इन्फिनिटी गायब हो जाएगी, जिसके बाद वो आसानी से गोजो को हरा सकता है। उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे एक मामूली से इंसान उसके ऊपर इतना भारी पड़ रहा है, जबकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जोगो कितना ज्यादा ताकतवर है। वही दूसरी ओर गोजो यूजी को बता रहा होता है कि सबसे आसान तरीका है डोमेन एक्सपेंशन में जीतने का कि भाई अपना खुद का ही डोमेन बना डालो और जिसका भी डोमेन ज्यादा ताकतवर होगा वो ही जीतेगा। यहाँ पे भाई जोगो अटैक करने के लिए तैयार होता है और भाई फाइनली गोजो अपना भाई ये जो आंखों की पट्टी टाइप होती है वो हटाता है यार, मतलब आई स्ट्रैप हटाता है और वो पहली बार, मतलब यार शुरुआत से तुमने उसको आई स्ट्रैप के साथ देखा है, अब देख लो उसको बिना आई स्ट्रैप के। और बेसिकली वो इसी की मदद से अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है जो कि होता है अनलिमिटेड वॉइड, जिससे कि भाई जोगो इमीडिएटली भाई गोजो के डोमेन में कैद हो जाता है और उसी समय जोगो को पूरे यूनिवर्स की भाई सारी की सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। गोजो यही बताता है कि कोई भी इंसान जिसको दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसके पास और कुछ रहता नहीं है सिवाय शांति से मरने के, जिस वजह से भाई जोगो इधर पैरालाइज हो जाता है। और जब यहाँ पे भाई जोगो हिल डुल नहीं सकता तो गोजो उसका सर धड़ से अलग कर देता है और साथ ही साथ ये बैरियर भी तोड़ देता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हारे मरने से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ कि तुम्हें भेजा किसने। और यहाँ पे दूर खड़े होकर भाई गेटो और हनामी देख रहे होते कि भाई ये चल क्या रहा है और इन्हें पहले से पता था कि उसकी पैड़ बच जाएगी। गेटो कहता है कि मैं स्कूल वालों के सामने नहीं दिखाई दे सकता, तो ठीक है फिर हनामी तुम संभाल लेना इसको और मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ कि तुम उन्हें निपटा दोगे। इससे पहले कि गोजो उससे और भी कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा पाए या फिर एक्सरसाइज कर पाए, तभी यहाँ पे भाई एक भाला टाइप आके पड़ता
लगता है जिससे गोजो बच जाता है और तभी वहां पे भाई बहुत सारे फूल वगैरह आ जाते हैं, फूल बगीचा बन जाता है भाई, जिससे थोड़ी देर के लिए यूजी और गोजो का ध्यान बढ़ जाता है और गोजो को एहसास होता है कि यार ये सिर्फ एक कर्ज का किया जा रहा है। तभी भाई एक वुडन मॉन्स्टर यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे गोजो यूजी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और इतने में भाई हानामी जोगो का सर लेके यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है और भाग जाता है। गोजो ये सब देख के काफी इंप्रेस होता है और वो कहता है कि क्या बात है, मतलब ये बंदा यहीं पे छुपा हुआ था और मेरे को पता भी नहीं चला। यहाँ पे यूजी गोजो से माफी मांगता है कि उसकी वजह से भाई वो उसका सर लेके भाग गया और गोजो उन्हें पकड़ नहीं पाया। तो गोजो कहता है कि चिंता मत करो यूजी, मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे सारे दोस्त इतनी ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करो कि तुम ऐसे खतरनाक कर्सेस को भी आसानी से एक्सरसाइज कर पाओ। तो अगले 1 महीने तक तुम मेरे साथ लड़ाई करोगे ट्रेनिंग के तौर पे, और उसके बाद हम कुछ मिशंस पे भी जाएंगे जो कि गुडविल इवेंट में होंगे। तो यूजी कहता है क्या गुडविल इवेंट, ये होता क्या है? वही दूसरी ओर हमें प्रिंसिपल यागा का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी भाई गुस्सा होता है इचिची पे और कहता है कि वो गोजो हमेशा की तरह लेट है हमारी मीटिंग में। इधर गेटो हाइड आउट पे आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक अपार्टमेंट डोर के पीछे यहाँ पे एक छुपा हुआ डोमेन होता है। यहाँ पे वो आके ग्रुप लीडर से मिलता है जिसका नाम होता है माहिटो और वो जोगो के बारे में पूछता है। तभी पीछे से भाई हानामी जोगो का सर लेके आ जाता है और इनके पास आता है। माहिटो कहता है कि अच्छी बात है तुम सब सेफ हो। तो जोगो कहता है क्या भाई मेरा सर ही बचा है, इसमें सेफ क्या है? अब क्योंकि भाई जोगो को समझ आ चुका होता है कि गोजो को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है, तो गेटो यही कहता है कि चिंता मत करो, हम अक्टूबर 31 को शिबुया में गोजो का काम तमाम कर देंगे। तो माहिटो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। टोक्यो जुजुत्सु हाई का सीन दिखाया जाता है और इधर मेगुमी और नोबारा दोनों ही माकी के लिए कुछ सामान लेने गए होते हैं। इधर पांडा इस बात की टेंशन लेके बैठा होता है कि आज क्योटो के प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग है और माकी यही कहती है कि मुझे नहीं लगता कि प्रिंसिपल इस समय ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन पांडा कहता है कि मुझे प्रिंसिपल की कोई चिंता नहीं है, वो अपने साथ उन स्टूडेंट्स को भी लेके आएंगे जिनको बकवास करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और वो स्टूडेंट्स और कोई नहीं बल्कि भाई आओई, टोडो और माई जेनिन होते हैं। ये दोनों के दोनों भाई मेगुमी और नोबारा के पास आते हैं और ये बताते हैं कि भाई हम प्रिंसिपल के साथ आए हैं। माई बताती है कि हम तो बस तुमसे मिलने आए थे क्योंकि हमें पता चला है कि तुम्हारे क्लासमेट की डेथ हो गई। तुम्हें उसके मरने का कोई दुख है या फिर मतलब तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा? तो इससे भाई नोबारा और मेगुमी दोनों के दोनों चिढ़ जाते हैं। इधर टोडो होता है और उसको तो इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो यही कहता है कि मैं तो बस ये देखने आया था कि इस बार यूटा ओकोत्सु की जगह तुम आने वाले हो और मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कुछ मजेदार हो भी है नहीं। इधर टोडो मेगुमी से पूछता है कि अच्छा मेरे को फिर बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हें किस तरीके की लड़कियां पसंद है। तुम्हारे आंसर पे डिपेंड करेगा कि मैं तुम्हें मार मार के अधमारा करूंगा या फिर नहीं। और भाई मैं ये देख के सोच रहा हूँ भाई ये क्या जबरदस्ती है भाई, मतलब जबरदस्ती की सीमा पार हो गई है यार। वो खुद तो बताता है कि उसको भाई लंबी लड़कियां पसंद है यार, मतलब लेकिन मेगुमी को अच्छे से बताया ना, मतलब किसी भी इंसान से वो अपने लड़कियों के टेस्ट के बारे में बात थोड़ा ना करेगा। यहाँ पे नोबारा यही कहते हैं कि हाँ वैसे भी मेगुमी एंटी सोशल है, वो किसी से बात नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें बताएगा। तो टोडो कहता है कि मेरे हिसाब से एक इंसान को किस टाइप की लड़कियां पसंद है उससे डिसाइड हो जाता है कि वो कैसा इंसान है। अगर उसको बोरिंग तरीके की लड़कियां पसंद है तो इसका मतलब वो खुद भी बोरिंग है और मेरे को बोरिंग लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं गुडविल इवेंट में कुछ धमाकेदार चाहता हूँ और मैं किसी भी बोरिंग इंसान के साथ वहां पे नहीं रह सकता, तो बताओ मुझे क्या सीन है। तो मेगुमी यहाँ पे फाइनली कहता है कि मेरे को इस टाइप की लड़कियां पसंद है जिनका कैरेक्टर कोई भी हिला नहीं सकता और जो कि बहुत दमदार हो। मैं यही चाहूंगा अपनी पार्टनर से। अब क्योंकि वो यहाँ पे भाई टोडो से कोई पंगा वंगा नहीं लेने चाहते इसलिए वो ऐसा सा आंसर दे देता है, लेकिन इस आंसर से टोडो भाई बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता और वो कहता है कि मेगुमी जैसा मैंने सोचा था तुम हद से ज्यादा बोरिंग हो। और यहाँ पे भाई वो फुशिगोरो के ऊपर हमला ही कर देता है, मतलब क्या सीन है ये। यहाँ पे नोबारा फुशिगोरो की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन माई पीछे से आके उसको हक कर लेती है, पकड़ लेती है उसको और वो ये कहती है कि फुशिगोरो का तो कोई चांस ही नहीं बनता। इधर नोबारा भाई माई की खिल्ली उड़ाती है और कहती है कि तुम्हारे ये जो चेहरे पे इतने डार्क सर्कल्स टाइप हो रहे हैं इनको देख के तुम्हें नींद आ जाती है, तुमसे ज्यादा सुंदर तो तुम्हारी सिस्टर है। और यहाँ पे ये लोग भाई माकी की बात कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि माकी और माई दोनों की दोनों सिस्टर्स हैं। इससे भाई माई चिढ़ जाती है और वो भाई नोबारा के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और कहती है चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है। भाई इधर टोडो मेगुमी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और वो यही कहता है कि तुमने तो मेरे अंदर की अच्छाई जगा दी, सच में तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बोलोगे लड़कियों के बारे में, तुम्हें पिघल जाऊंगा क्या। इधर मेगुमी को याद आता है कि मतलब पहले शिंजुकू से क्योटो नाइट लाइन पे तकरीबन 100 डीमंस ने हमला किया था जिसमें स्पेशल ग्रेड के भी कर्स थे और सुनने में आया था कि टोडो नाम के सॉर्सर ने अकेले उन सारे के सारे कर्सेस को हराया था। और इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उस समय टोडो ने अपनी इननेट टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं किया था और 5 ग्रेड 1 के कर्सेस को अकेले हराया था और साथ ही साथ एक स्पेशल ग्रेड वाले कर्स को भी। तो यहाँ पे फुशिगोरो इसके बारे में टोडो से जब पूछता है तो टोडो यही कहते कि अरे नहीं नहीं ये सब बकवास है, मैंने अपनी इननेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था स्पेशल ग्रेड के खिलाफ। तो फुशिगोरो यही सोच के भाई चौंक जाता है कि यार मतलब स्पेशल ग्रेड के लिए किया तो ग्रेड 1 को इसने बिना कर्स टेक्निक के हरा दिया था, मतलब कमाल है यार। इधर मेगुमी अपने न्यू और टोड को मिक्स कर देता है और एक तरीके से भाई इधर वो अपने मेंढक टाइप निकालते हैं जिनके पंख होते
होते हैं क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर बन चुका होता है। और अपनी बॉटमलेस वेल टेक्निक का इस्तेमाल करके जब वो इन सबको बाहर निकाल लेता है तो भी इससे टोडो का भाई कुछ नहीं बिगड़ता और वो आसानी से मेगुमी के ऊपर फिर भी पूरी तरह से हमला कर पाता है। हाँ, भले ही वो सारे के सारे विंग टोड्स काफी हद तक टोडो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में आके भाई पांडा और टोगे आकर मेगुमी को बचा लेते हैं। और ये देख के भाई यहाँ से टोडो जाने लगता है और वो यही कहता है कि भाई अपने क्लासमेट्स को मेरा हाय कहना। दूसरी ओर हमें नोबारा का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई जमीन पे पड़ी होती है और उसकी भाई वाट लग चुकी होती है इधर, और माई यही कहती है कि अगली बार से अपने कंपटीशन को देख के बोलना, समझी। और वो इधर नोबारा को शूट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी इधर माकी आ जाती है और ये दोनों की दोनों बहनें भाई आपस में लड़ने लग जाती है। ये बात करने लग जाती है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेकार और नाकारा कौन है। यहाँ पे माई माकी को यही कहती है कि तुम्हारे पास तो कोई कर्स टेक्निक्स भी नहीं है तो तुम जुजुत्सु सॉर्सरर बन के करोगे क्या। तभी पीछे से नोबारा खड़ी हो जाती है और वो माई को पीछे से भाई पकड़ लेती है, जकड़ लेती है और नीचे गिरा देती है और माकी को थैंक्स बोलती है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे नोबारा माई से यही कहती है कि तुम मुझे मेरी समर यूनिफॉर्म वापस कर दो अभी के अभी। तभी यहाँ पे टोडो आ जाता है और वो माई से यही कहता है कि चलो फिर चलते हैं यहाँ से। और वैसे भी मेरे को अपनी फेवरेट पॉप आइडल टाकाडा चैन से मिलने जाना है और उनसे हाथ मिलाना है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो माई नोबारा को यही टॉन्ट मारती है कि मतलब अभी तो चल गया लेकिन एक्सचेंज इवेंट में तुम मुझसे बचोगे नहीं, अभी तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इधर यहाँ पे नोबारा और माकी जब चल के वापस जा रहे होते हैं तो नोबारा माकी से यही पूछती है कि ये बात सच है कि तुम्हारे पास कोई कर्स टेक्निक्स नहीं है। तो माकी यही बताते हैं कि हाँ, इसी वजह से वो कर्स टूल्स का इस्तेमाल करती है। जैसे कि आपको याद होगा कि गोजो ने भी एक कर्स टूल इताडोरी को दिया था इस्तेमाल करने के लिए। तो नोबारा माकी से यही पूछती है कि फिर तुम सॉर्सरर क्यों बनना चाहती हो। तो माकी यही बताती है कि मेरी फैमिली में हमेशा से मेरे को जलील किया गया था और वो मुझे एकदम नाकारा समझते थे और मैं उन सबको गलत प्रूफ करके दिखाना चाहती हूँ। मैं उन्हें एक बहुत बड़ी जुजुत्सु सॉर्सरर बन के दिखाऊंगी। दूसरी ओर हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई प्रिंसिपल गाकुगांजी से मिलने आया होता है और हमें बताया जाता है कि उसने भाई ईजीजी को यहाँ पे घूस वगैरह दी थी और बहुत फोर्स किया था कि वो प्रिंसिपल यागा को एक गलत टाइम बता दे यहाँ पे आने का, जिससे कि गोजो प्रिंसिपल यागा की जगह आके यहाँ पे मिल सके और ये मीटिंग हो पाए। यहाँ पे गोजो यही कहता है कि मुझे अच्छे से पता है गाकुगांजी, आप उसी मीटिंग में शामिल थे जिसमें ये तय हुआ था कि यूजी को मार दिया जाएगा और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ पे भाई गोजो के मन में उस प्रिंसिपल के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती, जिस वजह से वहाँ पे खड़ी स्टूडेंट कासुमी मीवा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गोजो से यही कहती है कि तमीज से बात करो, तुम्हें अपने बड़ों से बात करने नहीं आती क्या। लेकिन वो मनी मन भाई काफी खुश हो रही होती है क्योंकि वो खुद गोजो की फैन होती है और वो यही सोचती है कि वाह वाह वाह, गोजो ने मुझसे बात की, गोजो ने मुझसे बात की। गोजो प्रिंसिपल को यही बताता है कि मुझे हाल ही में 2 अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड कर्सेस दिखाई दिए जो कि आपस में बात भी कर सकते थे और ऐसा लगता है कि उनकी पूरी टीम थी। भले ही हमारे पास भी ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन हमारे ये जो जुजुत्सु की दुनिया के पुराने ट्रेडिशन है ना, इस वजह से हम कमजोर होते जा रहे हैं और वो ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जिन स्पिरिट्स को हम स्पेशल ग्रेड कहते हैं ना, उससे भी ज्यादा ताकतवर कर्सेस आने लग जाए, तो उसके लिए हमें नया ही नाम सोचना पड़ेगा और वो आके हम सबको मिटा देंगे। ये सुन के भाई गाकुगांजी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो गोजो की बात पे यकीन नहीं करता। तो गोजो भी यहाँ से निकलने की सोचता है और वो यही कहता है कि अभी प्रिंसिपल यागा को यहाँ पे आने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, तो वेट कर लेना। यहाँ से गोजो चला जाता है और गाकुगांजी मीवा को थोड़ी चाय लाने के लिए कहता है, लेकिन मीवा यहाँ से निकल के भाई भाग के गोजो के पास जाती है और ये सोचती है कि काश उसको उसके साथ एक सेल्फी वगैरह मिल जाए। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि टोडो अपनी फेवरेट आइडल से मिलने इधर आया होता है मीट एंड ग्रीट इवेंट में। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें एक किनेमे सिनेमा मूवी थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंदर 3 लाशें पड़ी होती है जो कि पूरी तरह से म्यूटेट हो चुकी होती है और दूसरी ओर यहाँ पे माहितो जा रहा होता है, लेकिन उसको एक लड़का जाते हुए देख लेता है। माहितो यही कहता है कि क्या बात है, मतलब तुम मुझे देख सकते हो, ये तो सच में काफी कमाल है। वही दूसरी ओर यूजी इटाडोरी और एक और सॉर्सरर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पे भेजा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि भाई आखिरकार मीवा गोजो के पास आ जाती है और उससे सेल्फी भी ले लेती है और उसको शुक्रिया भी कहती है। वो खुशी खुशी भाई गाकुगांजी के पास जाती है और वहां जाके खड़ी हो जाती है, लेकिन वो प्रिंसिपल यही कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना चाय लाने के लिए, चाय भूल गई तुम। यहाँ पे हमें फिर से मीट एंड ग्रीट इवेंट का सीन दिखाया जाता है और जब माई इधर खड़ी होती है तो उसको देख के भाई सारे बंदे इंप्रेस हो जाते हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल है और ये यहाँ पे कर क्या रही है। इधर जब टोडो माई के पास आता है तो वो यही कहता है कि लो मेरे पास एक और टिकट है, तुम जाकर देखो और उससे हाथ मिलाओ। मतलब वो इतनी अमेजिंग है ना, मतलब सच में काफी कमाल की है वो। इधर भाई माई मन में सोचती है यार मैं इसको मना करूंगी या फिर इससे बहस करूंगी तो ये और ज्यादा मेरे सर पे चढ़ेगा, इससे अच्छा मैं चली जाती हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक में भाई माई की बंदूक रख ली जाती है और वो फाइनली भाई टाकाडा चैन के पास आती है और टाकाडा ये देख के काफी ज्यादा शॉक होती है कि ये पहली लड़की है जो कि उससे मिलने आई है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे आने में दिक्कत तो नहीं हुई और तुम थक तो नहीं गई ना खड़ी खड़ी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए याद रखूंगी, तुम फिर से आना। जब माई टोडो के साथ वापस जा रही होती है तो वो काफी शांत
होती है और वो अपने आप से यही कहते हैं कि वैसे टाकाडा-चैन इतनी बुरी भी नहीं है। साटोज़ाकुरा हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है जुनपाई योशिनो और इसको यहाँ पे कुछ बच्चे मिलके परेशान कर रहे होते हैं। बेसिकली ये लोग इस पे ये इल्जाम लगा रहे होते हैं कि भाई ये एक लड़की को छेड़ रहा था और उसको गंदी नजरों से देख रहा था। तो योशिनो मन में यही सोचता है कि यार अगर दुनिया में एक ऐसा बटन होता ना जिसको दबाने से जिन भी लोगों से वो नफरत करता है वो मर जाए, तो वो कभी भी इस बटन को दबाता नहीं। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर कोई ऐसा बटन होता जिसको दबाने से वो सारे लोग मर जाए जो कि योशिनो से नफरत करते हैं, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के वो बटन दबा देगा। दोस्तों अगर आप 10th क्लास में हैं तो मैं आज आपके लिए एक कमाल की एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसमें आपको एनसीईआरटी की सॉल्व बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इस एप्लीकेशन के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे और इसका डिजाइन काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एनसीईआरटी की बुक भी अवेलेबल हो जाएगी। इन सब के अलावा इस ऐप को इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान है और इस एप्लीकेशन का साइज भी काफी छोटा है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऑल इन वन क्लास 10 मैथ्स ऐप। और कमाल की बात यह है कि ये एप्लीकेशन मैंने बनाई है, तो प्लीज इसे डाउनलोड करके मुझे सपोर्ट दिखाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमें यहाँ पे कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब योशिनो भाई स्कूल बंक करके ह्यूमन अर्थवॉर्म 3 मूवी देखने आया होता है थिएटर में। जब वो यहाँ पे थिएटर के अंदर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे वो सारे स्कूल के बच्चे होते हैं जो कि उसको परेशान किया करते थे और उसको बुली किया करते थे। उनको देख के उसे यही याद आता है कि कैसे उस दिन उन्होंने योशिनो पे झूठा इल्जाम लगाया था कि वो उस लड़की को गंदी नजरों से देख रहा था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। वो यही कहता है कि वो लड़की इनको बस अटेंशन लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है और झूठ बोल रही है क्योंकि ये सबके सब उस लड़की के साथ डेट पे जाना चाहते हैं। जब ये बात योशिनो इन सबको बोलता है तो भाई ये सच सुन के इनकी वाट लग जाती है और इनको गुस्सा आता है, जिस वजह से वो सभी के सभी इसको और भी बुरी तरह से मारते हैं। यहाँ पे हमें फिर से थिएटर का सीन दिखाया जाता है और ये लोग काफी ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं और योशिनो इन सबसे भाई तंग आ चुका होता है। तभी यहाँ पे कर्स स्पिरिट माहितो आ जाता है और इन तीनों को मौत की घाट उतार देता है और यहाँ से चला जाता है। योशिनो इनको देखने के लिए वहां पे जाता है तो वो देखता है कि भाई इनकी बॉडीज की तो वाट लग चुकी है और ये पूरी तरह से सड़ चुके होते हैं। वो जल्दी से थिएटर से बाहर भागता है माहितो को ढूंढने के लिए और एक गली में जाता है। वो मन में यही सोचता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान ऐसा कर दे, ये जरूर कुछ और है। जब वो यहाँ पे माहितो के सामने आता है तो वो माहितो से पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं भी तुम्हारी तरह ये सब कर सकूं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि अथॉरिटीज ने भाई कुछ जुजुत्सु सॉर्सरर्स को इधर भेजा होता है और बेसिकली ये यूजी इटाडोरी और ग्रेड 1 सॉर्सरर केंटो नानामी होते हैं और इनको यहाँ पे इस केस की स्टडी करने के लिए भेजा गया होता है। नानामी इधर आता है और वो कहता है कि वो स्पिरिट अपने पीछे कुछ रेसिडुअल्स छोड़ गया, यानी कि यार जब भी कोई कर्स टेक्निक का इस्तेमाल होता है तो पीछे कुछ निशानियां रह जाती है और वो निशानी इन सड़ी हुई बॉडी में से साफ दिखाई दे रही थी। नानामी इटाडोरी को यही कहते हैं कि तुम थोड़ा ध्यान दो तो फिर तुम इनको देख पाओगे। यहाँ पे यूजी थोड़ा ध्यान देता है और थोड़ा फोकस करने के बाद वो देख पाता है इन रेसिडुअल्स को। तो नानामी यही कहता है कि तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ठीक है चलो यहाँ से। तो यहाँ पे इटाडोरी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो यही कहता है कि चलो फिर आज उनकी बैंड बजा देंगे और हम अपना पूरा बेस्ट देंगे। तो नानामी कहता है नहीं, बेस्ट देने की जरूरत नहीं है, अपने नॉर्मल एफर्ट्स डालो, उससे काम चल जाएगा। ये सब सुन के भाई इटाडोरी को थोड़ा बुरा सा लगता है और वो कहता है कि यार ये बंदा कैसा सा है यार, मैं तो इसको झेल नहीं पाऊंगा। यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है और गोजो इटाडोरी से यही कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग के मिशन पे मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन मेरा एक काफी अच्छा दोस्त तुम्हारे साथ जाएगा, नानामी। और ये एक एक्स सैलरीमैन सॉर्सरर है, यानी कि ये सॉर्सरर होने के साथ साथ एक जॉब भी करता है। यहाँ पे नानामी यही बताता है कि यार ये जुजुत्सु सॉर्सरर का कोई मतलब नहीं बनता और ये सब बेकार होते हैं, मेरे को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं इन सब चीजों में, इसलिए मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब मैं जॉब जाना शुरू होता मेरे को पता चला कि यार वो भी उतना ही बेकार है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी कम बेकार चीज को चुनते हैं जो कि है जुजुत्सु सॉर्सरर बनना। भले ही नानामी इधर गोजो के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करता है लेकिन वो उसकी इज्जत नहीं करता है क्योंकि गोजो समय समय पे रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ता रहता है। और हाँ, अगर बात करें इटाडोरी की तो नानामी इटाडोरी को भी एक प्रॉपर सॉर्सरर नहीं मानता है क्योंकि उसने सुकुना की फिंगर निकल रखी है, इस वजह से उसके अंदर थोड़ी बहुत पावर्स हैं। यहाँ पे फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और जब इटाडोरी और नानामी दोनों भाई रेसिडुअल्स का पीछा करते करते आगे जाते हैं तो वो फाइनली यहाँ पे बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाते हैं। जब ये लोग बाहर आते हैं तो यहाँ पे बारिश हो रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि इधर कुछ कर्सेस होते हैं। तो नानामी कहता है ठीक है फिर हम दोनों के पास एक एक कर्स है, इन दोनों को निपटाते हैं हम। यहाँ पे इटाडोरी यही कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये नानामी मेरे को हमेशा एक बच्चे की तरह समझता रहे क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अब मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन नानामी यही कहता है कि देखो हम दोनों यहाँ पे हैं और हम दोनों में से मैं ही बड़ा हूँ, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। और वैसे भी मैं गोजो की तरह नहीं हूँ, मेरे हिसाब से जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन से बाहर निकलने को एडल्ट होना नहीं कहते हैं, वो जिंदगी की छोटी छोटी चीजें होती है जो तुम्हें एडल्ट बनाती है। जैसे कि जब तुम्हें अपनी कोई फेवरेट चीज चाहिए और जब तुम दुकान में जाओ तो वो वहां पे हो ही ना, जब तुम ब्रेकफास्ट करने जाओ और ब्रेड खत्म हो चुके हो, तो ये छोटी छोटी चीजें भाई तुम्हें बड़ा बनाती है। तुम्हें क्या लगता है यार, मतलब हाँ यार मेरे को भी लगता है ऐसा कि छोटी
छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। जब यहाँ पे नानामी भाई अपने ओपोनेंट की वाट लगा के रख देता है तो वो यहाँ पे बता रहा होता है कि वो कैसे अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो पूरे ओपोनेंट के ऊपर भाई एक नंबर लाइन टाइप बना देता है और वो इस हिसाब से बताता है कि हर ओपोनेंट का एक वीक पॉइंट होता है। यहाँ पे इताडोरी भी अपने ओपोनेंट से लड़ रहा होता है, उस कर्स से लड़ रहा होता है, इस वजह से वो प्रॉपरली नानामी की बातों पे ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि भाई वो दो चीजें एक साथ कैसे कर सकता है। यूजी यही कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ये सारी की सारी ट्रिक्स अपने दुश्मन के सामने नहीं बोलनी चाहिए। तो नानामी यही कहता है कि देखो, कभी कभी हमारी ट्रिक्स दुश्मन को बताने से हमारा ही फायदा हो जाता है, ये एक फैक्ट की तरह है और इससे हमारी एबिलिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ पे वो ये चीज साबित करके दिखाता है, जब उसके सामने से उसका ओपोनेंट आ रहा होता है तो वो उसका वीक पॉइंट पता करके भाई एक ही स्लैश में उसकी वाट लगा के रख देता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से। तो यहाँ पे भाई अब यूजी का ही ओपोनेंट बस बचा होता है और अब क्योंकि नानामी ने बोलना बंद कर दिया होता है, इस वजह से भाई इताडोरी भी अपने ओपोनेंट पे ध्यान दे पाता है। यहाँ पे उसने भी बहुत ट्रेनिंग की थी और अब वो अपनी ट्रेनिंग का फल इधर फाइनली दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी सारी की सारी कर्स एनर्जी को अपने मुक्कों में फोकस करता है और हमें यहाँ पे ट्रेनिंग का सीन बताया जाता है। गोजो इताडोरी को ये बताता है कि तुम्हारी कर्स एनर्जी में थोड़ा सा टाइम लैग है, यानी कि तुम्हारे सिंगल अटैक से 2 इम्पैक्ट पड़ते हैं। जब भी यूजी अपने किसी भी ओपोनेंट को एक पंच मारता है तो ये तो पहला इम्पैक्ट होता है, उसके थोड़ी ही देर बाद तुम्हारी कर्स एनर्जी हिट करती है जो कि दूसरा इम्पैक्ट की तरह रहती है और इसका नाम हम रखेंगे डाइवर्जेंट फिस्ट। और भाई गोजो बड़ा तगड़ा नाम रख देता है इताडोरी के अटैक का। और जब नानामी अपनी आंखों से इस अटैक को देखता है, इस टेक्निक को देखता है, तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो यही कहता है कि अब मुझे समझ आ चुका है कि गोजो ने तुम्हें क्यों चुना है। यहाँ पे नानामी इन कर्सेस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि इस कर्स ने भाई घड़ी पहन रखी होती है और ये जब अपने फोन से उस कर्स की फोटो खींचते हैं तो ये देखते हैं कि फोन में भी वो कर्सेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो पूरी तरह से कर्सेस नहीं है। ये लोग इन बॉडीज को शोको के पास ले जाते हैं और वो कंफर्म करती है कि ये कोई कर्सेस नहीं है, बल्कि ये पहले इंसान ही हुआ करते थे जिनको आगे चल के अपनी कर्स टेक्निक से म्यूटेट किया गया था, या फिर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये वही लोग हैं जिनकी मौत थिएटर में हो गई थी। यहाँ पे यूजी को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि यार जिनको उन्होंने मारा वो कोई कर्सेस नहीं बल्कि इंसान ही थे। तो शोको इताडोरी से ये कहती है देखो चिंता मत करो, वो पहले ही मर चुके थे और उसके बाद वो जाके ये क्रीचर्स बने थे, तो इसमें तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने तो बल्कि उनको मुक्ति दिलाई है। यहाँ पे इताडोरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे इन कर्सेस की वजह से इतने मासूम लोगों की जान जाती है और नाना भी जब इताडोरी की ये सारी फीलिंग्स को देखता है तो उसको काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। वो सरप्राइज हो जाता है ये देख के कि इताडोरी के अंदर कितनी जेन्युइन फीलिंग्स है। तो यहाँ पे भाई नानामी भी उसको चेयर अप करने की कोशिश करता है अपने अलग ही अंदाज में और वो उसको यही कहता है कि ठीक है फिर अब शायद हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार भाई जब यूजी ने कहा था कि पूरी ताकत लगाएंगे तो नानामी ने कहा था कि नहीं थोड़ी ही लगा रहा। तो बेसिकली ये छोटी सी चीज है बट हाँ यूजी के लिए मैटर करती है। नानामी यही बताता है कि हमारे टारगेट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उन्होंने जानबूझ के रेसिडुअल छोड़े थे जिससे कि वो अपने जाल में हमें फंसा सके, तो इसी वजह से उस कर्स को ढूंढने के लिए हमें अपने पूरे एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। वही दूसरी ओर माहितो योशिनो को अपने हाइड आउट पे लेके जाता है और उसको सिखाता है कि कैसे कर्सेस इंसानों के डर से पैदा होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो यार जैसे कि आपने मॉब साइको की वीडियोस में देखा होगा, मैं एनएक्सप्लेन पे मॉब साइको की वीडियोस कवर करता हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे भी यही सेम चीज बताई गई थी कि यार ये जो अर्बन लेजेंड्स होते हैं उनकी ताकत इंसानों के डर के साथ साथ बढ़ती जाती है, जितने ज्यादा लोग उससे डरते हैं उतने ही ज्यादा वो ताकतवर होते हैं और यहाँ पे भी हमें वही सीन बताया जाता है। माहितो बताता है कि कैसे लोग अर्बन लेजेंड से डरते हैं और साथ ही साथ वो नेचुरल डिजास्टर से भी डरते हैं, जैसे सुनामी हो गई या फिर अर्थक्वेक्स हो गए। और माहितो का जन्म इंसानियत के इन्हीं नफरत और डर से हुआ है। अगले दिन नानामी इजिची और इताडोरी को बताता है कि उसने अपने टारगेट का हाइड आउट ढूंढ लिया है और साथ ही साथ वो इताडोरी को कहता है कि ये है जुनपाई योशिनो, ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और यही एक लौता आई विटनेस है उस क्राइम का, तो तुम और इजिची जाओगे और उसको ढूंढोगे, वही दूसरी ओर मैं हाइड आउट की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। यहाँ पे कुछ ही समय बाद भाई यूजी और इजिची दोनों ही योशिनो को ढूंढ लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि भाई इताडोरी ने अपने हाथ में एक छोटा सा पिंजरा टाइप पकड़ रखा होता है जो कि तलिस्मास से घिरा होता है और उसके अंदर एक छोटा सा कर्स बंद हो रखा होता है। जो स्ट्रॉल में हमें दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे गोजो नानामी से भाई मजाक करते हुए बोलता है कि चलो फिर डेट पे चलते हैं, और वो ग्रेड 1 का सॉर्सर यानी कि नानामी इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर देता है और उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता। गोजो यहाँ पे बार बार यही कहता है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरे साथ चलो, लेकिन नानामी उसकी बातों में नहीं आता। इतने सारे अनसक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद गोजो फाइनली नानामी को एक लेटर देता है और कहता है कि ये देखो इसके अंदर क्या बना हुआ है। तो उसको चढ़ाने के लिए यहाँ पे भाई कुछ मेन पॉइंट जैसा दिखा देता है यार, और इससे नानामी काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। साटो जाकुरा हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनपाई योशिनो का एक मूवी क्लब होता है। और यार आपको पता होना चाहिए कि जापान में जो हाई स्कूल्स होते हैं वहाँ पे लोगों के मतलब बच्चों के क्लब्स होते हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस मूवी क्लब में भी भाई योशिनो के कुछ दोस्त होते हैं जो कि मूवीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तभी कुछ बुलीज यहाँ पे आ जाते हैं जो कि बच्चों को परेशान
परेशान करते हैं और ये लोग यही कहते हैं कि तुम्हें बताया ना हमने कि ये कमरा अब हम इस्तेमाल करेंगे, तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे। तो ये सबके सब लोग यहाँ पे इन मूवी डीवीडीज को गिरा देते हैं और कहते हैं चलो निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे जाने से पहले भाई योशिनो रुक जाता है क्योंकि उनमें से एक बुली के पैर के नीचे उसकी एक डीवीडी पड़ी होती है। वो यही कहता है कि जब तक मेरे को मेरी डीवीडी वापस नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से जाने नहीं वाला। इससे भाई वो बुली भाई चिढ़ जाता है और योशिनो को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद भाई बाकी स्टूडेंट्स तो डर के मारे वहां से निकल ही जाते हैं और शोटा इटो के साथ साथ और भी बाकी जो बुलीज होते हैं वो भी योशिनो को मारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर आप 10th क्लास में है तो मैं आज आपके लिए कमाल की एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसमें आपको एनसीईआरटी की सॉल्व बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इस एप्लीकेशन के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे और इसका डिजाइन काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एनसीईआरटी की बुक भी अवेलेबल हो जाएगी। इन सब के अलावा इस ऐप को इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान है और इस एप्लीकेशन का साइज भी काफी छोटा है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऑल इन वन क्लास 10 मैथ्स ऐप। और कमाल की बात यह है कि ये एप्लीकेशन मैंने बनाई है, तो प्लीज इसे डाउनलोड करके मुझे सपोर्ट दिखाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और योशिनो जब माहितो के पास होता है तो वो यही बात कर रहा होता है कि कैसे जापान में अलग अलग शब्दों का अलग अलग मतलब निकल जाता है, कभी कभी एक जैसे ही शब्दों के अलग अलग मतलब भी निकल जाते हैं। ये लोग यही बात करते हैं कि कैसे अगर कोई इंसान किसी से प्यार नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे नफरत करता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है उस इंसान के लिए। यहाँ पे माहितो योशिनो को अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाता है कि कैसे वो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों की फॉर्म्स को चेंज कर सकता है। यार वो योशिनो को दिखाता है कि कैसे वो इंसानों को कितना ज्यादा बड़ा भी कर सकता है और साथ ही साथ कितना ज्यादा छोटा भी कर सकता है। लेकिन माहितो ये देख के काफी सरप्राइज होता है कि भाई योशिनो को इन सब को देख के बिल्कुल भी डर नहीं लगा और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई योशिनो को अच्छे से पता है कि ये इंसान कितने घटिया हो सकते हैं। माहितो बताता है कि हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है, बिल्कुल उनके अंदर। हम सबको लगता है कि उनका दिल इम्पोर्टेंट है लेकिन ऐसा नहीं होता। माहितो बताता है कि जिंदगी की कोई कीमत या फिर उसका मकसद नहीं होता है, जिंदगी बस चलती जाती है। तो जब यहाँ पे इस दुनिया में किसी इंसान को कोई मकसद ही नहीं है तो फिर हम किसी और की ज्यादती को क्यों सहे और साथ ही साथ किसी की नफरत को क्यों सहे, जबकि हम जो चाहें वो कर सकते हैं हम दोनों। जब योशिनो यहाँ से निकलता है तभी यहाँ पे इजिची और यूजी उसको ढूंढ लेते हैं और धीरे धीरे गाड़ी उसके पीछे लेके जा रहे होते हैं। यूजी अपने फ्रेंड्स के बारे में इजिची से पूछता है तो इजिची यही बताता है कि उसके क्लासमेट्स बिल्कुल ठीक है और अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो यूजी को उसकी असाइनमेंट देता है। यहाँ पे वो यूजी को एक बहुत ही वीक कर्स स्पिरिट देता है जिसका नाम होता है फ्लाई हेड्स, जिससे कि वो योशिनो को परख सके कि क्या वो कोई सॉर्सरर है और किस लेवल का सॉर्सरर है वो। उसके बाद हम उससे पूछताछ करेंगे कि उसका उस थिएटर वाले इंसिडेंट से क्या लेना देना था। तकरीबन उसी समय नानामी भी भाई माहितो के अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आ जाता है और वो यही कहता है कि उसको कोई मजा नहीं आता ऐसे इंसानों को मारने में जो कि म्यूटेट हो गए हैं या फिर जिनको अब बचाया नहीं जा सकता। माहितो नानामी को देख के काफी खुश होता है और यही कहता है कि चलो अच्छा है कि तुम साटोरू गोजो से तो काफी ज्यादा कमजोर हो लेकिन इतने ताकतवर तो हो कि मेरे इन एक्सपेरिमेंट से निपट पा रहे हो। यहाँ पे नानामी यही कहता है कि मेरे को जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ पे निपटाना होगा क्योंकि 6 बजे तक की मेरी शिफ्ट होती है और मेरे को ओवर टाइम करने का कोई शौक नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग लड़ना शुरू करते हैं और नानामी देखता है कि भाई किस तरह से माहितो बिल्कुल गोजो की तरह है। ऐसा लगता है कि इन दोनों के पास एक ऐसी टेक्स्ट बुक है जिसके पीछे काली ताकतें हैं। यहाँ पे नानामी किसी तरह माहितो का हाथ तोड़ देता है और काट देता है अपनी टेक्निक के इस्तेमाल से जब माहितो का ध्यान नहीं होता। यहाँ पे माहितो नानामी से बात करना शुरू करता है और इससे भाई नानामी को रियलाइज होता है कि ये तो बिल्कुल उसी स्पेशल ग्रेड कर्स की तरह है जो कि बात कर सकता था जिसके बारे में गोजो ने बताया था। माहितो यहाँ पे नानामी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पहले हमारा शरीर आया है या फिर हमारी आत्मा। ये तो बिल्कुल उसी पॉपुलर क्वेश्चन की तरह है कि पहले अंडा है या फिर मुर्गी। तो नानामी कहता है कि ऑफ कोर्स पहले बॉडी आई। तो माहितो कहता है कि नहीं, पहले आत्मा आई। माहितो बताता है कि कैसे सबसे पहले आत्मा आती है और उसके आसपास बॉडी बनती है। एक आत्मा पे ही डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी कैसी बनेगी। इन शॉर्ट किसी भी बॉडी को उसकी शेप आत्मा की वजह से ही मिलती है। माहितो बताता है कि कैसे वो अपनी खुद की सोल को भी चेंज कर सकता है जिससे कि वो अपनी बॉडी को चेंज कर सकता है, साथ ही साथ वो बाकियों की सोल को भी चेंज कर सकता है अपनी इननेट टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करके। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि भाई योशिनो के सामने सोटोमोरा आता है जो कि उसका स्कूल का टीचर होता है। यहाँ पे वो टीचर यही बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे उन 3 दोस्तों की डेथ हो चुकी है, तुम तो उसके फ्यूनरल में भी नहीं आए और तुम तो उसके काफी अच्छे दोस्त थे ना। ये सुन के भाई योशिनो को गुस्सा आने लग जाता है और वो यही कहते हैं कि मतलब कैसे इस बंदे को शर्म भी नहीं आ रही है बोलते हुए, जबकि वो बंदे मेरे को हमेशा बुली करते रहते थे और इसको ये भी नहीं पता कि वो मेरे दोस्त नहीं थे। ये टीचर कह रहा है कि मैं हमेशा उनके साथ रहता था लेकिन इसने ये नहीं देखा कि वो हमेशा मेरे को कैसे परेशान करते रहते थे। यहाँ पे भाई योशिनो को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो माहितो की बातें याद करता है कि कैसे वो किसी की भी हेटरेट ना झेले और किसी पे भी हमला कर सकता है। वो यहाँ पे उस पर हमला करने वाला होता है लेकिन तभी यहाँ पे यूजी आ जाता है उस फ्लाई हेड के साथ जिसको इजिची ने गलती से आजाद कर दिया था। यहाँ पे इताडोरी योशिनो से बात करने की कोशिश करता है लेकिन इधर सोटोमोरा बार बार इंटरफेयर करता है तो कुछ कुछ बातें
बोलता रहता है, जिससे परेशान होकर भाई इताडोरी उसकी पैंट ही उतार देता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो टीचर भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और इताडोरी पीछे से घूम के भाई योशिनो के पास फिर से आ जाता है, जिससे कि ये दोनों यहाँ पे प्राइवेटली बात कर सके। यहाँ पे नानामी और माहितो अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं। इधर नानामी आसानी से उन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से लड़ता है जो कि माहितो ने भाई अलग अलग शेप के बना रखे होते हैं। यहाँ पे नानामी को अच्छे से समझ आ चुका होता है कि ये मैच बहुत ही बुरा है, क्योंकि उसकी इस टेक्निक से वो माहितो से कभी जीत नहीं पाएगा। लेकिन तभी भाई जब नानामी का ध्यान नहीं होता, माहितो उसके सामने आ जाता है, वो भी फुल स्पीड में, और वो नानामी की सोल को रीशेप करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता क्योंकि नानामी ने किसी तरह अपनी सोल को कर्स एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रखा होता है। हाँ, उसको चोट लगी होती है लेकिन उसकी बॉडी ट्रांसफिगर नहीं हुई होती। माहितो ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे 2-3 और अटैक झेल पाओगे। यहाँ पे नानामी फिर से सीवर टनल में आ जाता है और वो देखता है कि इधर ऑलरेडी 6 बज चुके हैं और उसका टाइम खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि अब उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा, और ये कहते ही भाई नानामी की कर्स एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और बहुत तेजी से बढ़ती है, और माहितो ये देख के शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जजेस स्टॉल में हमें दिखाया जाता है कि भाई नोबारा अपनी खोई हुई यूनिफॉर्म ढूंढ रही होती है और वो मेगुमी से पूछती है कि तुमने मेरी जैकेट देखी क्या, तो वो कहता है कि नहीं। साइड में पांडा होता है और वो पांडा से पूछती है, तो हमें दिखाया जाता है कि भाई पांडा उसकी जैकेट पहन के बैठा होता है और वो फटने को होती है। भाई इधर नोबारा भाई पांडा को मार के गिरा देती है और अपनी जैकेट वापस ले लेती है, और क्या ये वापस लेगी भाई, उसकी वाट लग चुकी होती है। तभी यहाँ पे टोगे आता है और उसने भाई यहाँ पे स्कर्ट पहन रखी होती है और नोबारा उसको ही मार दी है। बोलती है तुम लड़कों को हो क्या गया भाई, और वो टोगे की बॉडी पे से वो स्कर्ट उतारती है। वो देखती है कि ये स्कर्ट उसकी नहीं है बल्कि माकी की है, और दूसरी ओर हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई नोबारा की स्कर्ट पहन के घूम रहा होता है और कहता है देखो मैं नोबारा बन चुका हूँ ये, और यहाँ पे इताडोरी भी हंस रहा होता है। फिर से माहितो वर्सेस नानामी का सीन दिखाया जाता है, और जैसे कि आपको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में भाई 6 बज चुके होते हैं, यानी कि भाई नानामी का इधर से ओवर टाइम शुरू हो जाता है और माहितो को रियलाइज होता है कि भाई यहाँ पे नानामी की कर्स एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ने लग गई है, और उसको ये समझ आ जाता है कि इसका मतलब ये है कि नानामी ने एक टाइम बेस्ड कसम खा रखी थी, जिससे कि उसने 6 बजे तक अपनी एनर्जी को लिमिट कर रखा था और बचा रखा था, जिससे वो 6 बजे के बाद अपनी हद से ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे नानामी माहितो को भी बताता है कि कैसे वो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर अपने ओपोनेंट के ऊपर एक नंबर लाइन बना लेता है और उसी के हिसाब से वो उसका वीक पॉइंट पता लगा लेता है। ये है मेरी कमाल की टेक्निक। तो यहाँ पे माहितो देखता है कि अच्छा, इसका मतलब ये अपनी कर्स टेक्निक को रिवील कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे को इसको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे नानामी बहुत फुल स्पीड में ट्रैवल कर रहा होता है और माहितो उसका पीछा कर रहा होता है। यहाँ पे नानामी मन में यही सोचता है कि उसके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, या तो वो माहितो को इसी तरह अपने पीछे भगा सकता है और उससे लड़ के उसकी कर्स एनर्जी को कम कर सकता है, जो कि इस समय तो पॉसिबल नहीं है, और दूसरा तरीका यह है कि वो एक ही ब्लो में उसकी बैंड बजा के रख सकता है। तो यहाँ पे नानामी उछलता है और वहां पे मौजूद एक वॉल के ऊपर अपना रेशियो टेक्निक कोलैप्स का इस्तेमाल करता है, और नानामी की ये कर्स टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि भाई इस वॉल के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नानामी की बॉडी में से निकलने वाली कर्स एनर्जी की मदद से माहितो यही डिसाइड करता है कि चलो ठीक है, फिर इस अटैक से मैं बच ही जाता हूँ। लेकिन इतने में भाई नानामी आसानी से उसका एक पैर काट देता है और इससे भाई माहितो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे नानामी कहता है चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, अगर तुम जिंदा बचे तो अगली बार हम फिर से मिलेंगे। थोड़ी देर बाद ही वो वॉल भाई माहितो के ऊपर आके गिर जाती है, जिससे वो कुचल जाता है। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास में है तो मैं आज आपके लिए कमाल की एप्लीकेशन लेके आया हूँ, जिसमें आपको एनसीईआरटी की सॉल्व बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इस एप्लीकेशन के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे, और इसका डिजाइन काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एनसीईआरटी की बुक भी अवेलेबल हो जाएगी। इन सब के अलावा इस ऐप को इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान है, और इस एप्लीकेशन का साइज भी काफी छोटा है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऑल इन वन क्लास 10 मैथ्स ऐप। और कमाल की बात यह है कि ये एप्लीकेशन मैंने बनाई है, तो प्लीज इसे डाउनलोड करके मुझे सपोर्ट दिखाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी ओर हमें यूजी का सीन दिखाया जाता है, और वो एक नदी के पास, सीढ़ियों के पास ये दोनों बैठे होते हैं। इधर इताडोरी भाई ईजीजी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा होता है, क्योंकि भाई ईजीजी इधर उस कर्स को पकड़ रहा होता है जिसको उसने गलती से छोड़ दिया था। यहाँ पे इताडोरी ये सोच ही रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए। तो उस समय योशिनो इताडोरी की ड्रेस को देखता है और उस पे लगे हुए बटन को देखता है जिसपे स्वर्ली डिजाइन होता है। उसको याद आता है कि माहितो ने उसको इस बटन के बारे में बताया था कि ये बटन उन्हीं लोगों की यूनिफॉर्म्स में होता है जो कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते हैं, और अगर कभी तुम्हारा उनके साथ सामना हो तो तुम उनके साथ अच्छे से ही बात करना। ये देख के भाई योशिनो को समझ आ जाता है कि इताडोरी भी एक जुजुत्सु सॉर्सरर है, और यहाँ पे यूजी यही डिसाइड करता है कि वो सीधा सीधा इससे पूछ ही लेगा कि भाई क्या सीन है। वो यहाँ पे योशिनो से पूछता है कि तुम उस मूवी थिएटर में थे ना जब वो इंसिडेंट हुआ था, तो तुमने वहाँ पे क्या क्या देखा था, तुम्हें क्या वहाँ पे कोई अजीब सी चीज दिखी थी इस कर्स की तरह। तो योशिनो यहाँ पे मना कर देता है और वो यही कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हाल ही में ऐसी चीजें दिखना शुरू हुई है। यहाँ पे इताडोरी उसकी बात पे विश्वास कर लेता है और वो दोनों साथ में बैठते हैं। गेटो इनको दूर से देखता है और काफी खुश हो जाता है ये देख के कि योशिनो ने
इताडोरी से दोस्ती कर ली है। ये दोनों के दोनों यहाँ पे मूवीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि इनके बीच में कुछ कुछ कॉमन चीजें भी है। और उसी दौरान पीछे से भाई योशिनो की मॉम नागी योशिनो आती है और वो ये देख के काफी खुश होती है कि भाई योशिनो का कोई दोस्त भी है। वो इताडोरी को डिनर पे बुला लेती है और भाई दूसरी ओर गेटो अंडरग्राउंड टनल में माहितो से मिलने के लिए जाता है। वो यहाँ पे ये देख के काफी इंप्रेस होता है कि भाई नानामी भी कम ताकतवर नहीं है और उसने यहाँ पे काफी तगड़ी तबाही मचाई है। और माहितो यहाँ पे भाई उस मलबे में से बाहर निकलता है और वो कहता है कि सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि उस सॉर्सरर से लड़ने के बाद मेरे को अपने बारे में भी काफी चीजें सीखने को मिली। दूसरी ओर में दिखाया जाता है कि भाई इचिची ने उस फ्लाई हेड को पकड़ लिया होता है और वो फिर से इताडोरी को कॉल करता है और उसे वापस आने के लिए कहता है। उसे इस बात की टेंशन हो रही होती है कि अगर ये बात नानामी को पता चलेगी कि भाई यूजी उसके साथ नहीं है तो उसका क्या हाल होगा। इससे पहले कि इचिची इताडोरी को पिकअप करने जाए, नानामी का कॉल उसे आ जाता है और वो इचिची से यही कहता है कि तुम मुझे लेने आ जाओ और उसके बाद हम जुजुत्सु हाई जाएंगे। मुझे शोको के पास जाना है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। हाँ, कुछ सीरियस नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चोट है। जब इचिची यहाँ से निकल जाता है तो नानामी यही सोचता है कि भाई माहितो है तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक, भले वो सिर्फ एक जवान कर्स स्पिरिट है, लेकिन जिन स्पेशल ग्रेड कर्सेस का सामना गोजो के साथ हुआ था उतने ताकतवर बनने में इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे हमें योशिनो के घर का सीन दिखाया जाता है और ये तीनों के तीनों यहाँ पे भाई काफी खुशहाल तरीके से डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। ये बात करते हैं, खाना खाते हैं, हंसते हैं बहुत ज्यादा और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद भाई योशिनो की मॉम सो जाती है और इससे योशिनो को याद आता है कि कैसे वो अपनी मॉम का काफी ज्यादा शुक्रगुजार है और वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने काफी समय बाद अपनी मॉम को खुश देखा है और इसी वजह से योशिनो के दिल में इताडोरी के लिए जगह भी बढ़ जाती है। यहाँ पे ये मूवी देखने का प्लान बनाते हैं लेकिन इधर इचिची इताडोरी को लेने के लिए आ जाता है। इससे पहले कि इताडोरी यहाँ से जाए, योशिनो इताडोरी से पूछते हैं कि अच्छा तुम तो एक जुजुत्सु सॉर्सरर हो ना, तो क्या होगा अगर तुम्हें कभी किसी दिन किसी बुरे जुजुत्सु सॉर्सरर को मारना पड़े, किसी इंसान को, तो क्या तुम मारोगे? तो इताडोरी यही कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन नहीं, मैं उसको मारना बिल्कुल नहीं चाहूंगा क्योंकि इससे जिंदगी की जो अहमियत है वो मेरे लिए कम हो जाएगी और आगे चल के ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों की मैं कदर करता हूँ उनकी जिंदगी की कदर मैं करना छोड़ दूं। जब इताडोरी यहाँ से चला जाता है तो योशिनो यही सोचता है कि कैसे कई लोगों के अंदर दिल नहीं होता, लेकिन वही दूसरी ओर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं यूजी और उसकी मॉम की तरह, जिन्होंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया होता, तो इसी वजह से वो कभी भी किसी को मारेगा नहीं। उसी रात जब योशिनो की मॉम नींद से उठती है अपने डाइनिंग रूम में तो वो देखती है उस टेबल पे कुछ रखा होता है और वो और कुछ नहीं बल्कि सुकुना की फिंगर होती है। उस फिंगर की वजह से एक कर्स वहां पे आ जाता है और योशिनो की मॉम को मार डालता है। यहाँ पे नानामी और यूजी दोनों डिसाइड करते हैं कि उनको माहितो का कुछ करना होगा, लेकिन नानामी यूजी को कहते हैं कि अभी के लिए शांत हो जाओ, अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम्हें वहां पे कुछ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मारना पड़े और हो सकता है कि असली इंसानों को भी मारना पड़े और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। तो अभी के लिए तुम सिर्फ योशिनो के ऊपर नजर रखो क्योंकि माहितो ने उसका दिमाग खराब कर दिया है और वो कुछ भी गलत कर सकता है। यहाँ पे योशिनो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है और उस कर्स की वजह से योशिनो का पूरा गुस्सा शोटा ईटो के ऊपर चला जाता है, जो कि एक बुली होता है जो कि हमेशा योशिनो को परेशान करता रहता था और उसको मूवी क्लब से भी बाहर निकाला था। यहाँ पे योशिनो अपनी मॉम के ब्लैक कपड़े पहन लेता है और वो स्कूल में वापस आता है। वही दूसरी ओर माहितो ने स्कूल के आसपास एक बहुत बड़ा सा बैरियर बना लिया होता है जिससे कि अंदर से कोई भी बाहर ना जा सके और बाहर से कुछ लोग अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे गेटो भी इसके साथ ही होता है और वो यही कहता है कि मैं पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहता तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ये लोग यही प्लान करते हैं कि किसी तरह यूजी को इधर लेके आएंगे और उसके अंदर से सुकुना को बाहर निकालेंगे और फिर योशिनो का इस्तेमाल करके हम सुकुना के साथ एक डील करेंगे। तो ये फिंगर जुजुत्सु सॉर्सरर्स को मिल ही जानी चाहिए जिससे कि ये बात आगे बढ़ पाए और हमें बताया जाता है कि वो सुकुना की वो फिंगर योशिनो की मॉम के पास इन लोगों ने ही रखी होती है। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि स्कूल ऑडिटोरियम में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं और तभी योशिनो रूम के अंदर आता है। इधर बस शोटा और वो टीचर सोटोमुरा होश में होते हैं और उसके अलावा सबके सब बेहोश पड़े होते हैं। इधर योशिनो शोटा के पास आता है और वो उससे पूछता है कि तुम मेरे को हमेशा से परेशान करते थे, अब मुझे बताओ कि वो फिंगर मेरे घर में तुमने ही रखी थी क्यों, है ना? लेकिन भाई शोटो को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो कहता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि भाई योशिनो अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके शोटो की स्किन को काफी ज्यादा हार्म करने लग जाता है और यहाँ पे एक तरीके से रिएक्शन टाइप होने लग जाता है शोटो की स्किन पे और उसके बाद वो उसको बहुत मारता है और फिर उसे हवा में लटका टाइप देता है। इससे पहले कि योशिनो उसको पूरी तरह से जान से मारे तभी इस जिम्नाजियम में इताडोरी आ जाता है और वो चिल्लाता है कि योशिनो ये तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ।
ऐसा तुम नहीं कर सकते। तो योशिनो भाई इताडोरी को देख के यही कहता है कि वहीं रुक जाओ, जुजुत्सु सॉर्सरर, इस मामले से दूर रहो। यूजी का सीन दिखाया जाता है और वो नानामी को कॉल करता है और वो बताता है कि मैं साटो साकुरा हाई स्कूल जा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली योशिनो भी उधर ही है। इधर नानामी टाकुमा इनो नाम के एक सॉर्सरर के साथ खड़ा होता है और इनको चारों ओर से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस ने घेर लिया होता है और ये सिटी के सीवर्स में होते हैं। नानामी यहाँ पे इताडोरी को मना करता है और वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो पैच फेस वाला जो कर्स था वो अभी भी जिंदा हो, और अब तुम कह रहे हो कि स्कूल के आसपास कर्टन है, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम वहां नहीं जाओगे, अभी के लिए इंतजार करो मेरा, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे फोन कट करने के बाद नानामी इनो से कहता है ठीक है फिर तुम इन सबके सब ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को संभालो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है ना। तो इनो कहता है कि क्या बोल रहे हो ये तुम, मैं अकेले कैसे निपटूंगा इनसे। तो नानामी यहाँ पे इनो को एक लालच देता है कि अभी तुम ग्रेड 2 में हो ना, तो मैं तुम्हारा प्रमोशन ग्रेड 1 में करवाने की बात करूंगा, ठीक है, तो इनको हराओ चलो। यहाँ पे दूसरी ओर हमें यूजी का सीन दिखाया जाता है और यूजी फिर भी नानामी की बात ना मानते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन इजिची उसे रोकने की कोशिश करता है। वो यही कहता है कि पिछली बार भी मैंने तुम्हें उस मिशन पे जाने दिया था और उसके बाद तुम्हारे ऊपर बहुत मुश्किलें आई थी और मैं फिर से वैसा नहीं होने दूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट लगे। लेकिन इन सब के बावजूद वो इजिची की बात नहीं मानता और फिर भी स्कूल के लिए निकल जाता है। जब वो यहाँ पर पहुंचता है तो उसके सामने योशिनो होता है और वो बेसिकली यार शोटा ईटो के ऊपर हमला करने वाला होता है, वही स्टूडेंट जो कि पहले कभी योशिनो को बुली किया करता था। ये दोनों के दोनों सॉर्सरर्स यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं और यूजी देखते हैं कि योशिनो के पास एक जेलीफिश शिकिगामी है जिसका नाम है मूनड्रेक्स, और उससे लड़ने में उसको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही होती है। उसकी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है जिस वजह से इताडोरी के अटैक्स वो आसानी से झेल पाता है और साथ ही साथ योशिनो को भी बचा के रखता है। इताडोरी समझ जाता है कि वो योशिनो को कोई भी नुकसान नहीं बचा सकता जब तक वो इस जेलीफिश के अंदर है। योशिनो कहता है कि देखो तुम इस चीज से दूर रहो, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूँ कि इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं और उनके ऊपर रहम दिखाना पागलपन है। मैं सही था कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं होते, और वो जो तुम उस दिन महान बातें कर रहे थे ना वो सब के सब झूठ थी। यहाँ पे मूनड्रेक्स अपने टेंटेकल्स का इस्तेमाल करके भाई इताडोरी को पकड़ लेता है और योशिनो यही कहता है कि इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं है जो कि मुझे किसी को खून करने से रोके, उन्हें कोई हक नहीं है ऐसा करने का। इधर में दिखाया जाता है कि योशिनो ने भाई माहितो से जुजुत्सु सीख लिया होता है और माहितो ने योशिनो को यही बताया होता है कि कैसे वो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके एक शिकिगामी बना सकता है, क्योंकि उसके पास एक पॉइजन कर्स टेक्निक है। इसकी मदद से वो शिकिगामी का इस्तेमाल करके किसी के भी अंदर पॉइजन भी डाल सकता है। यहाँ पे यूजी उस जेलीफिश से बाहर निकल के भाई योशिनो को पीछे से पकड़ लेता है। यहाँ पे योशिनो उधर से भागना शुरू करता है, लेकिन यूजी उसके ऊपर बड़ा तगड़ा पंच मारता है जिससे कि भाई ये शिकिगामी और योशिनो दोनों के दोनों भाई बिल्डिंग से बाहर जाके गिरते हैं। और जब यहाँ पे योशिनो हील हो रहा होता है तब उसे अपनी मॉम की याद आती है और वो इताडोरी से कहता है कि देखो इन सबके बीच में मत आओ और रुक जाओ। यहाँ पे इताडोरी पीछे नहीं हटता और वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद योशिनो यही सोचता है कि अभी हवा में है और मेरे अटैक से बच नहीं सकता, तो अभी मुझे इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। तो वो जेलीफिश फिर से अपने स्टिंगर से इताडोरी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई इताडोरी आसानी से उनके अटैक से बच जाता है। और तभी इताडोरी को गोजो की बात याद आती है कि उसने बताया होता है कि अगर कभी भी तुम्हारा सामना किसी ऐसे सॉर्सरर से हो जो कि एक शिकिगामी यूज कर रहा है, तो शिकिगामी को छोड़ के उस यूजर के ऊपर हमला करना वो ज्यादा सही रहेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए भाई इताडोरी चाहता है योशिनो के पास और उसको एक घूसा देके मारते हैं, जिसके बाद वो फिर से बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वो कहता है कि ये जो तुम सारी बकवास कर रहे हो ना, ये बस तुम अपने आप को दिलासा देने के लिए कह रहे हो, और ये सारी बातें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी जिंदगी का मकसद ही बिगाड़ना चाहते हो। तुम खुद सोचो, ये जो बकवास तुम कर रहे हो ये तुम अपनी मॉम के सामने कर पाते। लेकिन फिर भी योशिनो यही कहता रहता है कि लोगों के पास दिल नहीं होता, क्योंकि अगर लोगों के पास दिल होते तो कौन ऐसा इंसान होता जो कि उसको और उसकी मॉम को कर्ज देता और उन्हें परेशान करता। इधर योशिनो को रियलाइज नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत, और वो फिर से अपने शिकिगामी को बाहर निकाल लेता है। और इस बार जब वो इताडोरी के ऊपर अटैक करता है तो इताडोरी उसके अटैक से डॉज नहीं होता और जो वो स्टिंगर्स होते हैं अपनी बॉडी में घुसने देता है। इससे भाई योशिनो काफी शॉक हो जाता है और वो कहते हैं कि तुमने डॉज क्यों नहीं किया, और वो अपने मूनड्रेक्स को यहाँ से हटा देता है। इधर इताडोरी बातों से योशिनो को मनाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ जुजुत्सु हाई चलोगे तो हम तुम्हारे मॉम की कातिल को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे, और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो कि तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इताडोरी योशिनो को शांत करने की कोशिश करता है और बस उसका काम यहाँ पे बनने ही वाला होता है, लेकिन तभी माहितो ऊपर से नीचे आता है और बोलता है कि वाह 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 ये क्या चल रहा है। इधर इताडोरी माहितो को देखता है और वो कहता है कि ये कोई इंसान है या फिर ये कोई कर्स है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन इससे पहले कि इताडोरी कुछ कर पाए यहाँ पे भाई माहितो अपना हाथ बड़ा करके इताडोरी को पकड़ लेता है और इताडोरी को रियलाइज होता है कि ये वही इंसान है जिसके बारे में नानामी ने उसे वार्न किया था और उससे बचने के लिए कहा था। यहाँ पे वो योशिनो से कहता है कि देखो मैं नहीं जानता कि ये तुम्हारा दोस्त है दुश्मन, बट यहाँ से भाग के निकल जाओ, तुम्हें इससे बचना होगा, जाओ चले जाओ इधर से। पहले तो योशिनो यही कहता है कि चिंता मत करो इताडोरी, माहितो एक बुरा इंसान नहीं है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है पहले वाली चीजों को देख के कि यार माहितो तो शुरुआत से ही बुरा था, इसका मतलब वो ही गलत था। यहाँ पे माहितो योशिनो के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसने इताडोरी को भी पकड़ रखा होता है। वो योशिनो के कान में कहता है कि हाँ, तुम पता है एक नंबर
नंबर के बेवकूफ हो। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं वो बेवकूफ है, लेकिन तुम भी उनसे कोई अलग नहीं हो। इसी वजह से आज तुम मरोगे। और माहितो इधर अपनी आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करके भाई योशिनो को भी म्यूटेट कर देता है, जिससे कि वो अपने होश खो बैठता है और इताडोरी के ऊपर हमला कर देता है। इधर इताडोरी सुकुना से हेल्प मांगने की कोशिश करता है और वो कहता है कि याद है ना तुमने जैसे मेरे दिल को हील किया था, बस वैसे ही तुम योशिनो को भी ठीक कर दो और फिर जो तुम चाहोगे मैं वही करूंगा। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, जो तुम बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। माहितो इधर सरप्राइज हो जाता है कि कैसे ये तो सुकुना के लिए एक गोल्डन चांस है कि वो यूजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन भाई माहितो को ये पता नहीं होता कि सुकुना ने पहले से ही यूजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होता है, लेकिन बस यूजी को उसकी मेमोरी नहीं होती और वो इन सब के बारे में भूल चुका होता है। तो यहाँ पे माहितो और सुकुना इताडोरी को देख के काफी बुरी तरह से हंसते हैं कि ये कितना बेसहारा है, और इससे इताडोरी को काफी बुरा लगता है और वो मन में यही सोचता है कि यार चाहे जो भी हो, अंत में ये है तो कर्सेस ही, इनको क्या समझ आएगा ये सब। यहाँ पे मरने से पहले योशिनो कहता है कि क्यों, और उसके बाद वो दम तोड़ देता है और मर जाता है। जो सपना इताडोरी ने देखा था कि उसके बैच में योशिनो भी होगा, वो धीरे धीरे मिटने लग जाता है और माहितो और बुरी तरह से हंसना शुरू कर देता है कि कैसे योशिनो इतनी जल्दी मर गया। यहाँ पे इताडोरी को हद से ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाते साथ भाई माहितो के मुंह पे मुक्का देके मारता है। लेकिन माहितो पीछे आ जाता है और वो कहते हैं देखो मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि तुम मुझे अपने फिजिकल अटैक से हरा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन उसी समय भाई उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है और माहितो को रियलाइज होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरी सोल को टच कर लिया। लेकिन रुको, क्योंकि यूजी के अंदर दो सोल्स है, एक तो उसके खुद की और दूसरी सुकुना की। इस वजह से और ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इसको अपनी सोल की आउटलाइन पता है, जिस वजह से ये मेरे ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। वाह, ये भी कमाल है। यहाँ पे इताडोरी को बुरा तो लग ही रहा होता है और साथ ही साथ उसके अंदर गुस्से की आग होती है, उसके अलावा उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ने लग जाती है और वो यही कहता है कि मैंने आज तक इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा और ये शब्द जो मैं आगे कहने वाला हूँ इनकी अहमियत और किसी भी शब्द से ज्यादा है। वो ये है कि मैं आज तुम्हें मार डालूंगा माहितो। और माहितो यहाँ पे उसका मजाक उड़ाता है और वो कहता है नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें ये कहना चाहिए कि तुम मुझे एक्सरसाइज करना चाहते हो, है ना। इधर भाई इताडोरी माहितो के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन माहितो आसानी से उसके अटैक से बचने लग जाता है अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर करके। उसका मेन गोल यही होता है कि वो इताडोरी को इतनी बुरी तरह से हरा दे कि इताडोरी के पास उस समय और कोई चारा नहीं है बजाय सुकुना को बुलाने के लिए, जिसके बाद उनका वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। और क्योंकि सुकुना भी यही चाहता है तो इससे हो सकता है कि माहितो ऐसा करके सुकुना को इम्प्रेस भी कर ले। ये दोनों के दोनों यहाँ पे होते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को मारेंगे और फिर ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। इधर इताडोरी अपनी नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वहीं दूसरी ओर माहितो अपने हाथों को ब्लेड्स में बदल लेता है, जिससे कि वो आसानी से मर्डर कर पाए। यहाँ पे वो बिल्डिंग में इधर उधर उन ब्लेड्स को मारता है, लेकिन इताडोरी उससे बच के आसानी से बिल्डिंग से बाहर चला जाता है, जिसके बाद भाई माहितो अपने हाथ को एक ड्रिल बना लेता है और उस ड्रिल से वो इताडोरी के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे इताडोरी उस अटैक से बच के उस फ्लैश टाइप को पकड़ लेता है जो कि माहितो के ड्रिल से कनेक्टेड होती है, लेकिन उस फ्लैश के अंदर भी भाई यहाँ पे स्पाइक्स टाइप ग्रो हो जाते हैं जिससे यूजी के हाथ में लग जाती है। लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ता नहीं और ऊपर से भाई वो माहितो को खींच के नीचे गिरा देता है। यहाँ पे फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब इताडोरी माहितो के पास होता है तो माहितो अपने अंदर से और भी ज्यादा स्पाइक्स निकाल देते हैं, जिससे कि यूजी की बॉडी में भी बहुत छेद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यूजी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। इधर माहितो यूजी की सोल को टच करने की कोशिश करता है, जिससे कि भाई यूजी सुकुना में स्विच हो जाए, लेकिन भाई सुकुना को इस बात से बहुत बुरा लग जाता है और वो कहता है कि तुमने हिम्मत कैसे की मेरी सोल को टच करने की, अपनी औकात में रहो, समझे। और क्योंकि अभी हम दोनों थोड़ी देर पहले साथ हंस रहे थे, इसलिए मैं इस बार तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार तुम बचोगे नहीं, समझे। यहाँ पे माहितो फिर से वापस आ जाता है और इताडोरी यही कहता है कि मैं सुकुना में स्विच नहीं होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा जरूर माहितो। और वो इधर माहितो के फेस पे हेडबट्स मारना शुरू कर देता है। वो अपने सर से भाई माहितो को मुंह तोड़ने लग जाता है और हाँ, वो माहितो को हराना भी शुरू कर देता है। और जब इताडोरी इधर माहितो को खत्म ही करने वाला होता है, तभी भाई वो इताडोरी के पीछे आ जाता है और उसका सर उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में भाई नाना भी बीच में आ जाता है और वो उसके अटैक से इताडोरी को बचा लेता है। वो यूजी से यही कहते हैं कि मैं तुम्हें एक लेक्चर तो कभी और दूंगा, लेकिन अभी मुझे ये बताओ यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यूजी कहते हैं कि मैं दो लोगों को बचा नहीं पाया, वो मर गए। तो नानामी कहते हैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ठीक है, बताओ मुझे। तो नानामी नोटिस करता है कि माहितो की नाक में से खून निकल रहा है और वो यूजी से पूछते हैं कि मुझे बताओगे ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब यूजी बताता है कि उसने उसको पंच वगैरह मारा था शुरुआत में, तब से उसकी नाक से खून निकल रहा है, तो नानामी यूजी से यही कहता है कि देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी कर्स टेक्निक्स माहितो पे काम नहीं करेंगी, लेकिन हाँ तुम्हारे अटैक्स उसके ऊपर जरूर काम कर सकते हैं। यहाँ पे मनी मन नानामी पता लगा लेता है कि माहितो किसी तरह यूजी की सोल को टच नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। तो इसका मतलब यह है कि इताडोरी आसानी से माहितो को मार सकता है। तो नानामी यही कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए ओपनिंग क्रिएट करूंगा इस लड़ाई में और तुम उसके ऊपर अटैक करोगे, ठीक है, और हम अभी के अभी इसको हराएंगे। तो चलो फिर तैयार हो जाओ राउंड 2 के लिए। हम इस कर्स को अभी के अभी यहीं के यहीं एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें जुजुत्सु स्क्रॉल में दिखाया जाता है कि इधर 3 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस होते हैं और वो
डॉल को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे एक ड्रम जैसा इनक्लोजर भी होता है। वो देखते हैं कि आसपास चाकू पड़े हैं और वो चाकू उठा के उन होल्स में डालना शुरू कर देते हैं। जब वो सारे के सारे चाकू यहाँ पे डाल चुके होते हैं तो अचानक वो डॉल ऊपर उछलती है, हवा में जाती है, तो उससे वो लोग डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं और अंत में आके वो डॉल नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।